हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी बच्चा लोग? आज का सेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों वो है राइटिंग सेक्शन के कुछ टॉपिक्स। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, राइटिंग सेक्शन। सुनते ही घबराहट होने लगती है, मैम लिटरेचर तो हम घर से पढ़ के चले जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के आंसर तो सब सामने मिलेंगे, और राइटिंग सेक्शन ही तो है जो हमें डरा देता है। बिकॉज हमें सब कुछ सोच के लिखना है, सारी वी हैव टू कुक अप एवरीथिंग, वी नीड टू प्रेजेंट आवर थॉट्स, we need to use good vocabulary, proper sentences, बहुत सारा प्रेशर, पता नहीं कैसा टॉपिक आ जाएगा। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग सेक्शन के सभी टॉपिक्स की सफिशिएंट प्रैक्टिस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आर्टिकल की आपने प्रैक्टिस की, लेटर की आपने प्रैक्टिस करी, आज के सेशन में क्या कुछ है मैं आपको बताऊंगी। और इससे पहले आपको याद दिला दूं मैं बच्चों, पिछले सेशन में हमने 2 लेसन्स कवर किए थे। सबसे पहला था गोइंग प्लेसेस एंड देन वी मूव्ड ऑन टू ऑन द फेस ऑफ इट। लिटरेचर के दोनों लेसन्स को हमने फिनिश कर लिया था पिछली क्लास में। आई होप आपने लेक्चर देख लिया हो, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये दोनों ही लेसन्स। आज क्या होगा, आज राइटिंग सेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले बच्चों नोटिस राइटिंग कराई जाएगी आपको, फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन, एंड देन वी विल मूव ऑन टू रिपोर्ट राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग कर ली है, लेटर राइटिंग कर ली है, अब ये टॉपिक्स है राइटिंग सेक्शन के जो पेंडिंग है, जो हमें कर लेने होंगे। पहले जो दोनों टॉपिक्स है वो शॉर्ट कॉम्पोजिशन में आएंगे, है ना, शॉर्ट कॉम्पोजिशन में आएंगे, छोटा पीस ऑफ राइटिंग होती है। लॉन्ग कॉम्पोजिशन में आते हैं रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, ओके। सो ये आ जाता है लॉन्ग कॉम्पोजिशन में। आर्टिकल और लेटर तो फिनिश कर लिया हमने, तो रिपोर्ट आज हम इन शॉर्ट कॉम्पोजिशन के साथ फिनिश करेंगे। एक एक करके तीनों टॉपिक्स को समझेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है ये हम जानेंगे। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एन इन्फॉर्मेटिव सेशन। पहले नोटिस राइटिंग, फिर फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन, देन रिपोर्ट राइटिंग। इनका पर्पस क्या है, क्यों लिखा जाता है, एग्जाम में कैसे सवाल पूछेंगे, प्रेजेंट कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फिर वन बाय वन लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स वन बाय वन। लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, क्या कुछ है खास? आज आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हो बच्चों, क्रिएटिव राइटिंग। इंग्लिश लैंग्वेज में आप सोचकर अपने थॉट्स को यूज़ करके चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करते हो, ये एग्जामिनर चेक करना चाहता है, आपकी क्रिएटिविटी को चेक करना चाहता है। तो क्रिएटिव राइटिंग का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है शॉर्ट कॉम्पोजिशन। जी हाँ बच्चा, सही सुना आपने, क्रिएटिव राइटिंग। इसमें ना ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में दे नहीं रखा होता, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। सो क्रिएटिव राइटिंग, जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्या होता है ना, लिटरेचर आप घर से पढ़ के जाते हो, आपको कहानी पता है, क्वेश्चन का आंसर देना है। कॉम्प्रिहेंशन में सामने सब कुछ है, पढ़कर आंसर ढूंढना है। क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा दिमाग लगेगा, सब कुछ एक खाली कागज़ पर आपको अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना होगा। सो इसे काफ़ी मुश्किल भी माना जाता है, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो सबसे ज़्यादा मज़ा भी आपको इसी में आने वाला है। तो शॉर्ट कॉम्पोजिशन, नाम में लिखा है छोटी सी कॉम्पोजिशन, शॉर्ट, छोटा सा कुछ। नोटिस राइटिंग आपके सिलेबस में है बेटा, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो शॉर्ट कॉम्पोजिशन है ना, ये 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स। तो अब आप समझ गए, एक तरीके से 4 मार्क का आंसर लिखना है आपको। तो आज जो हमारी क्लास में डिस्कस होगा वो होगा नोटिस राइटिंग। कौन सा टॉपिक डिस्कस होने वाला है? नोटिस राइटिंग। तो चलिए फिर बिना देर करे शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम आज क्लास में क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो मन में सवाल आएगा, ये नोटिस राइटिंग है क्या मैम? ओके, नोटिस राइटिंग है क्या, और ये 4 मार्क्स का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसे किया जाएगा, ओके, इसका फॉर्मेट क्या है, इसके एग्जाम्पल्स दीजिएगा, कैसे लिखना है, हमें आइडिया लग जाए ताकि। तो बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। क्लास 5th में आपने नोटिस राइटिंग लिखना सीखा है। कौन सी क्लास में? क्लास 5th में। तब जब इंग्लिश सिखाई जाती है तब ये चेक करने के लिए, उसको सिखाने के लिए कि कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, कैसे खुद से सोचना है, नोटिस राइटिंग कराया जाता है। आप समझ रहे हो क्लास 11th में वो क्यों है? क्योंकि कई सारे बच्चे अब दोबारा से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में घुसकर इंग्लिश में कमज़ोर हो जाते हैं। यहाँ पर चेक किया जाता है कि इसकी बेसिक कॉमन इंग्लिश कितनी अच्छी है, तो इसीलिए नोटिस राइटिंग कराया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात देखो, यहाँ पर स्टार मार्क लगाया लिखा है मैंने, अबाउट द टॉपिक। ये जो क्रिएटिव राइटिंग है, ये जो शॉर्ट कॉम्पोजिशन है, इसमें जो नोटिस राइटिंग है, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मुझे आपको देनी है अबाउट द टॉपिक, वो जो मुझे बताना है। तो उसके साथ ही हम शुरुआत करने वाले हैं। और वो बात ये है कि आपको शॉर्ट कॉम्पोजिशन में 2 टॉपिक्स दे रखे हैं, एक नोटिस राइटिंग और एक फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन।
ये आपको बेटा चॉइस में पूछा जाएगा। देखिए 1 out of the 2 given question has to be answered, दोनों में से एक सवाल ही करना है आपको, 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो आपको दोनों करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक टॉपिक चुन सकते हो। तो चलिए फिर नोटिस राइटिंग की शुरुआत करें। सबसे पहले व्हाट इज नोटिस राइटिंग, एग्जैक्टली ये है क्या? तो देखिए जरा, ए नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है तो आप क्या हर एक के घर में जा जाके या सबके कान में जा जाके बताओगे क्या? नहीं ना। कॉमन ऑडियंस को आपको एक बात अगर बतानी है तो हम क्या करेंगे? कम्युनिकेशन अगर हमें एक ग्रुप ऑफ पीपल से करना है और हम बार बार जा जाके उनको बोल नहीं पाते तो हम नोटिस लिखते हैं। A formal means of communication है notice. The purpose of a notice is announce. देखिए the purpose क्या है, क्यों लिखा जा रहा है मैम notice, why notice? ये क्वेश्चन जो why notice लिखना ही क्यों है उसका जवाब आपको पता होना चाहिए बेटा, कि हम ये सीख ही क्यों रहे भला? To announce or display the information to a specific group of people. जैसे कि मैंने कहा एक specific group of people को हमें कुछ information देनी है, हमें कुछ डिक्लेयर करना है, कुछ अनाउंस करना है, कोई बात बतानी है जो सबके काम की है, तो हम नोटिस लिख देते हैं। अगर आपने देखा होगा कॉलेजेस में नोटिस लगाए जाते हैं, सरकार की तरफ से नोटिस आते हैं, CBSE, NTA, बड़े बड़ी जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से नोटिस जारी किया जाता है कि ऐसे ऐसे बातें, ये सबको पता होना चाहिए। राइट और रॉन्ग? अगर आप देखोगे पुलिस स्टेशन में भी नोटिस होते हैं, तो कोई इन्फॉर्मेशन अगर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को देनी है तो नोटिस के द्वारा दी जाती है। इट्स इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बहुत सारी जगहों पर ये यूज होता है। आपने देखा होगा आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, हर जगह जहाँ जाओगे जो भी वहाँ आए उसको जो जो बातें पता होनी चाहिए उसका नोटिस लगा दिया जाता है। एक नोटिस बोर्ड होता है, उस पर नोटिस लगता आता है। तो अब आप समझ गए नोटिस इतना ज़रूरी क्यों है। एनी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वे ए मैसेज, टू कम्युनिकेट टू पीपल, टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, अ नोटिस इज रिटन फॉर दैट। क्लियर एवरीबडी? क्यों लिख रहे हैं नोटिस समझ में आ गया? नोटिसेस आर जनरली मेंट टू बी पिन्ड अप ऑन स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड्स वेदर इन स्कूल्स और इन पब्लिक प्लेसेस। जैसे कि मैंने कहा पब्लिक प्लेसेस में, स्कूल्स में ये लगाया जाता है, ठीक है, एक बोर्ड पर इसको लगा दिया जाता है। सो नोटिस इशूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर इन न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर्स में भी नोटिस आते हैं जो सरकार के द्वारा होते हैं। बेटा रिजल्ट्स जो आते हैं, UPSC का रिजल्ट हुआ हो, नोटिस बोर्ड पे लग गया भाई। अगर आप जब आगे बढ़ोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, जब अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, अगर आप वहाँ ऑफिशियली इंस्टीट्यूट्स में या स्कूल में भी कहीं भी आप पढ़ते हो, तो रिजल्ट जो है पूरे सबके नाम के साथ मार्क्स आते हैं। नोटिस बोर्ड, नोटिस ही तो लिखा गया है ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन वो देना चाहते हैं वो यहाँ पर दी जाती है। सो इट्स क्लियर नाउ व्हाट इज ए नोटिस, फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है नोटिस। क्यों नोटिस, पर्पस समझ गए हैं हम लोग। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस में हो, स्कूल्स में हो, इंस्टीट्यूट्स में हो, सरकारी दफ्तरों में हो, ओके। न्यूज़पेपर्स में भी नोटिस आते हैं, ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कोई देना चाहे तो। क्लियर एवरीबडी? व्हाट इज ए नोटिस, व्हाई टू राइट नोटिस, वी हैव अंडरस्टूड। एंड नाउ मैम लिखना कितना है, कितना लिखना है? 4 नंबर का सवाल है आपने बताया, तो मुझे मार्क्स कितने मिलेंगे? तो बेटा 4 नंबर के सवाल के लिए कितना लिखना है यहाँ पर? 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स लिखने पर आपको, मतलब इसकी जो वर्ड लिमिट है इस टॉपिक की वो कितनी है? 50 वर्ड्स के लिए आपको लिखना होगा, 4 मार्क्स मिलने वाले आपको। क्लियर एवरीबडी? समझ गए हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों को, ठीक है। वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स, ये याद रखना। ऐसे बड़ी बड़ी पोथियाँ नहीं लिखनी है, किसी के पास टाइम नहीं है कहानियाँ सुनने का, कहानियाँ पढ़ने का, सिर्फ मुद्दे की बात, सिर्फ मुद्दे की बात। ये नोटिस किसकी तरफ से है भाई, क्यों है भाई, क्या बताना चाह रहे हो भाई? अगर मुझे कोई सवाल पूछना हो, मुझे जानना हो उसके बारे में, तो मैं किससे बात करूं? सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बातें होती हैं इसमें। रामायण महाभारत नहीं लिखनी है, एक दूसरे को अपनी पुराने किस्से नहीं सुनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात लिखी जाती है नोटिस में। ये बात याद रखिएगा, इसीलिए वर्ड लिमिट भी कम है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये 4 नंबर कैसे डिवाइडेड है। तो बेटा सबसे पहले एक फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना होता है। अगर आपने फॉर्मेट सही से फॉलो कर दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन में नहीं डाल रही, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल तरीके से मार्क्स मिल जाएगा। सही फॉर्मेट है तो 1 नंबर तो ऐसे ही मिल जाना है, ठीक है। और फिर बारी आएगी कंटेंट की, भाई जो मुद्दे की बात है, जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो, अगर वो बढ़िया तरीके से दे दी तो उसके मिल जाएंगे 2 मार्क्स, फिर आप बोले मैम मुद्दे की बात के नंबर 2 मिल गए, फॉर्मेट के नंबर 1 मिल गया, और बचा 1 नंबर, वो किस चीज़ का है? वो सबसे ज़रूरी, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर। कई लोग एड्रेस गलत लिख देना, स्कूल के नाम की स्पेलिंग गलत लिख देना, ग्रामर ठीक ना रखना,
अटपटे तरीके से सेंटेंसेस फॉर्म कर देना। तो अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है, ठीक तरीके से आपके सेंटेंसेस नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है, टेंस मिस्टेक है, तो ऐसी मिस्टेक्स के लिए आपके नंबर कटेंगे। और वो यहाँ पे देखो 1 नंबर का है। तो जो बच्चे बोलते हैं ना मैम स्पेलिंग्स को तो कौन देखता है, स्पेलिंग के नंबर थोड़ी कटते हैं, हमारे स्कूल में तो ना ही कटते हैं, तो समझ जाओ इस बात को, साफ साफ बता रखा है स्पेलिंग के नंबर कटते हैं। अगर आपको ये मन में वहम है कि स्पेलिंग गलत हो गई तो क्या हो गई, मतलब तो समझ में आ गया ना, उस गलत फहमी में मत रहना। अब जैसे कि आपने अपने फ्रेंड के पापा से कहा कि जैसे वो काम हो जाए मैसेज मी वंस डन, तो आप क्या कहना चाह रहे हो, मैसेज मी वंस डन, मैसेज कर देना मुझे वंस डन, एक बार वो काम खत्म हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना। आपने सब ठीक लिखा, बट मैसेज में ई की जगह आपने ए लिख दिया, मसाज मी वंस डन। बेटा जी मतलब ही बदल जाने हैं, कैरेक्टर ही बदल जाता है। एक छोटा अक्षर भी बहुत बड़ा घाव कर सकता है। आपके नाम को अगर गलत कोई प्रोनाउंस करे तो आपको गुस्सा आता है ना, नाम की स्पेलिंग गलत क्यों कर दी भाई, मेरा नाम ये है वो नहीं। तो इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा स्पेलिंग्स। तो आज मैं आपको ये बात दिमाग में फिट करवा देना चाहती हूँ, इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहिएगा कि हम स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे तो चलेगा, स्पेलिंग को मत देखो मैडम। एक बच्चे ने पता है एक पैराग्राफ लिखना था इंटरनेट यूसेज के बारे में कि इंटरनेट आपके लिए फायदेमंद है या नुकसान है। पहला ही वर्ड इंटरनेट की स्पेलिंग गलत, टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग गलत, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत। तो ऐसे स्पेलिंग्स गलत तुम लिखोगे तो कह रहे समझ में तो आ रहा है ना, नहीं आ रहा भाई समझ में, गलत स्पेलिंग लिखी है, गलत तो गलत होता है। तो ये मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगी, अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। एक होता है अनजाने में हो गया, कुछ लोग ना जानबूझ के कुछ नहीं कोई नहीं देखेगा ऐसे कर दे, और अगर आपसे गलती से गलती हो भी गई है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी बेटा, क्रिएटिव राइटिंग के जो भी टॉपिक्स हैं लिखने के बाद पढ़ के देखो, पढ़ते वक्त ही खटक जाता है ये तो गलत लिख दिया, अभी ठीक कर देता हूँ। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस बात, मेरी तरफ से आपके लिए टिप है, जिंदगी में भी आगे बहुत काम आएगी। जब आपकी इज्जत का सवाल हो, आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, आपका लिखा हुआ कोई पढ़ने वाला हो, रीडर को आपको इम्प्रेस करना हो, सो प्लीज सी टू इट कि सबमिट करने से पहले, उसको दिखाने से पहले एक बार खुद पढ़ के जरूर देखें। उससे क्या होता है ना, तेरे दिमाग में जो है वो तूने लिखा कि नहीं तुझे पता चल जाएगा। पढ़ के देखेगा, अगर कुछ गलत है तो उसको ठीक कर सकता है। बिना पढ़े ऐसे दे दिया, ओहो मैंने सोचा तो ये था मैडम, बट लिख तो कुछ और ही दिया, गलती से मिस्टेक हो गई। ये सारे बहाने नहीं चलेंगे। बोर्ड के पेपर में कोई आएगा क्या आपके बहाने सुनने, बताओ जरा, नहीं आएगा ना। अब आप OMR शीट में एक ही जगह भी भर के आ जाओगे और आप बोलोगे मुझे आंसर तो आता था बट मुझे गलती से मैंने गलत कर दिया, मुझे नंबर दे दो, देगा कोई नंबर। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अ लेटर कैन चेंज मेनी थिंग्स। किसों की तो कईयों की तो किस्मत ही बदल जाती है। सो इसीलिए आपके साथ ऐसा कुछ गलत ना हो, समझदारी से पेश आए और स्पेलिंग मिस्टेक्स को गलती नहीं मैं ब्लंडर कहूँगी। एज एन इंग्लिश टीचर मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी मैं कुछ देखती हूँ सबसे पहले उसमें ना स्पेलिंग की पे ही नज़र जाती है, ना चाहते हुए भी। मेरे बच्चे के स्कूल से नोटिस आया, छोटा सा बेबी है, अभी 2 साल का भी नहीं हुआ है, तो ना स्कूल में डालें ना डालें ऐसे हम सोचते रहते हैं। तो नोटिस आया कि यहाँ पर ना ये खुला हुआ है, तो मैंने उसमें भी 4 गलतियाँ निकाल दी। आप समझ रहे हो, नॉर्मल बंदा कोई भी है वो बोलता है इसको यही ज्ञान नहीं है, मेरे बच्चे को क्या पढ़ाएगा। समझ रहे हो आप, अगर कोई सिली मिस्टेक भी कोई कर देता है ना तो बड़ा गलत हो जाता है बेटा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी रेस्पेक्ट पर बात आ जाती है। सो प्लीज कोशिश करें कि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करें, और अगर कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो भी जाए तो उसको ठीक करने की कोशिश करें, सुधारने की कोशिश करें और दोबारा रिपीट ना करें। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, अब इसको हमने फिनिश कर दिया, तो अब आगे बढ़ते हैं, नोटिस राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्मेट का 1 नंबर क्या करने से मिलेगा, ठीक है। एंड नोटिस शुड बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या है सुनिए, सबसे पहली चीज़, नोटिस ना बॉक्स में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, बॉक्स। ये बात याद रखोगे, एक डब्बा बनेगा पूरा बॉक्स में बकायदा नोटिस, जैसे कि चिपक रहा है बोर्ड पे तो कैसे एक बॉक्स होना चाहिए वैसे होगा। फिर बॉक्स बना लिया, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस। किसकी तरफ से नोटिस है भाई, सरकार की तरफ से है, कॉलेज की तरफ से है, कॉलोनी की तरफ से है, किसी की तरफ से तो होगा, तो उसका नाम लिख दोगे ऑर्गेनाइजेशन का। और फिर क्या है भाई, टाइटल आप लगाओगे नोटिस, टाइटल लगाओगे नोटिस। और फिर मुद्दा क्या है, किस बारे में है ये नोटिस, ए हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। जैसे लेटर में सब्जेक्ट लिखा जाता है बेटा, वैसे नोटिस का भी एक हेडिंग लगानी जरूरी है। अच्छा एग्जीबिशन है क्या, ओहो अच्छा वोटिंग के बारे में है ये,
तो है ना, हेडिंग पढ़ के पता चल जाता है कि ये किस बारे में। तो हेडिंग होना ज़रूरी है सब्जेक्ट की तरह, जैसे लेटर में सब्जेक्ट होता है वैसे नोटिस में हेडिंग होती है, उससे समझ जाए। फिर डेट, कब की बात है भाई, कई बार लोग डेट लिखना भूल जाते हैं और बड़ी दिक्कत होती है बेटा। डेट ना लिखना, डेट गलत लिखने से ना बड़ा इंप्रेशन खराब होता है, इन्फॉर्मेशन भी गलत पहुंच जाती है। 26 तो कौन सी 26, जुलाई की, अगस्त की, पिछले साल की, अब की। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेट क्लियरली मेंशन करें। और फिर बॉडी ऑफ द नोटिस, जो आप कहना चाह रहे हो, मुद्दे की बात सारी लिख दो, मुद्दे की सारी बात लिख दो, नोटिस को अच्छे से फिनिश कर दो। और हमेशा याद रखना, पूरा फिनिश करने के बाद ये पता होना चाहिए कि नोटिस लिखा किसने है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मैं किसको कांटेक्ट करूं, व्हेन एंड वेयर टू कांटेक्ट, व्हेन, वेयर, whom, ऐसे सवालों के जवाब भी सिचुएशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आपको देने पड़ सकते हैं। तो बात यह है, नोटिस पढ़ के ना सामने वाले बंदे के सारे सवालों के जवाब मिल जाने चाहिए, क्या है, क्यों है, कब करना है, कैसे करना है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्मेट होगा, बॉक्स में बनाना है जैसे कि मैंने कहा। और मैंने आपको बताया था ना कि क्या क्या होना चाहिए, किसके लिए है ये, what is going to happen, where it will take place, when it will take place, who can apply or is eligible for it, whom to contact or apply to, the writer's name and designation। आखिर में मैंने कहा ना कि नेम एंड डेजिग्नेशन तो ऑब्वियसली होगा ही, ताकि पता चले कि किसको बात करनी है भाई। सो ऑल द इम्पोर्टेंट डिटेल्स, नोटिस राइटिंग में ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होनी चाहिए, कब, क्या, कहाँ, कैसे, हाउ, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इनका आंसर मिल जाना चाहिए। कई बार बच्चे बोलते हैं मैम मुझे ना, मेरा दिमाग ही नहीं चलता, मुझे समझ ही नहीं आता क्या लिखना है। अरे समझना क्या है, सवालों के जवाब दो, ये क्या है, ये क्यों है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, बस इतना ही तो बात है। इतना ज़्यादा सोच के टेंशन नहीं लेनी, आगे बढ़िए। अब जैसे कि मैंने कहा, फॉर्मेट क्या होगा, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस इशूइंग द नोटिस, नोटिस, हेडिंग, डेट, पूरा कंटेंट आप लिख दोगे। और आखिर में ये ज़रूरी है कि आप सिग्नेचर, नाम, डेजिग्नेशन अपना मेंशन करें कि भाई आपने देखा होगा सरकारी नोटिस में कैसे साइन कर रखा होता है, नीचे उसका नाम और डेजिग्नेशन होता है। तो ये तरीका होगा बेटा, तरीका समझ गए हो, कोई आपत्ति, कोई परेशानी नहीं है, सिंपल है। और ये याद रखना है, जो नोटिस मैंने ऐसे ही लिखा है, बट एक्चुअल में पेपर में जब आप लिखेंगे तो नोटिस ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए, कैपिटल में, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया, ये मत बोलो मैडम ने बताया ही नहीं, ये तो बता दिया ना अभी। नोटिस कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में आप लिखोगे नोटिस। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब आप बोलोगे मैम बात समझ में तो आ गई, सवाल देख के हम घबरा जाते हैं, हमसे लिखा ना जावत। कोई नहीं, चलिए अब पता चल जाएगा सवाल कैसे आएंगे और आंसर कैसे लिखना है। देखिए, द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ग्रीन पार्क इज ऑर्गेनाइजिंग ए होली फिएस्टा इन द लोकेलिटी। As the president of the association, draft a notice in not more than 50 words informing the residents about the same, give other essential details too। तो सवाल में क्या होता है, किसने अरेंज किया है, किसकी तरफ से है, द रेजिडेंट्स वेलफेयर की तरफ से। ग्रीन पार्क एड्रेस दे दिया, ये कहाँ की बात हो रही है, किसकी तरफ से, पता चल गया है, ठीक है। क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मुद्दे की बात क्या है, हेडिंग क्या होगी, होली का त्योहार मनाना चाह रहे हैं। क्या मनाना चाह रहे हैं, होली का त्योहार, तो ये हेडिंग होने वाला है, ठीक है। और आप हो कौन, नेम और डेजिग्नेशन में क्या आएगा, एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन। कौन हो आप, प्रेसिडेंट हो। तो ये मेन सवाल किसकी तरफ से है, क्या है, कौन लिख रहा है, ये तीनों सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन में ही। हमेशा ये बात याद रखें, अपनी मन मर्जी से चेंज मत कर देना। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है एज इट इज वही यूज करनी है, बदलनी नहीं है, ठीक है। मयूर विहार के बारे में नहीं लिखना है, पर बोल रखा है रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ग्रीन पार्क, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है नोटिस। बॉक्स बनाया, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन लिख रखा है, एज इट इज लिखा कि नहीं, किसकी तरफ से है ये। फिर मैंने क्या बताया था, नोटिस हेडिंग होनी चाहिए। फिर क्या बताया था, मुद्दे की बात क्या है, ये रहा हेडिंग, क्या है ये, हेडिंग, क्लियर। फिर क्या बताया था, डेट होना चाहिए, ये रहा डेट। अब मुद्दे की बात बताओ, ये रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन क्या कर रहा है, इट इज ऑर्गेनाइजिंग अ होली बैश इन द कॉलोनी एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। तो होली बैश होने वाला है, ठीक है, होली का त्योहार मनाने वाला है। अब उसकी डिटेल्स क्या, कब मनाएंगे, डेट लिखो, टाइम लिखो, वेन्यू लिखो। इंपॉर्टेंट सिर्फ मुद्दे की बात, जैसे कि मैंने आपको कहा सिर्फ मुद्दे की बात होनी चाहिए। द रेजिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कम अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड ऐड कलर टू द रिजॉइसिंग्स। आइए खुशियां मनाइए, हम सबके साथ में इस तारीख को आना है।
इतने बजे आना है, कहाँ आना है, ग्रीन पार्क क्लब में आना है। ये बेसिक डिटेल्स, बस सिंपल है। आप चाहे तो लिख सकते हो साथ में कुछ लेके आना हो, लिख सकते हो रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड की जाएंगी कि नहीं, वो आपकी मर्जी है कि आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स कुछ ऐड करना चाहो तो आपकी मर्जी है। आप अपने दिमाग से इंपॉर्टेंट डिटेल्स को ऐड करके लिख दोगे। और आखिर में नेम एंड डेजिग्नेशन, रवि कुमार, प्रेसिडेंट RWA रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। सिंपल है, मुझे तो नहीं लगता कोई मुश्किल होनी चाहिए। हाँ, बॉक्स में बनाना ये ज़रूरी है। ओके, अपनी तरफ से आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स खुद कुछ ऐड करना चाहें, आपको लगे ज़रूरी है, वर्ड लिमिट के अंदर अंदर आप आराम से ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपकी क्रिएटिविटी नज़र आएगी। क्या नजर आएगी? क्रिएटिविटी। अब जैसे इस पूरे में अगर देखा जाए तो इस बंदे ने वोकैबुलरी अच्छी से यूज की है। देखो, रिजॉइसिंग्स, होली फिएस्टा था, यहाँ पर दोबारा होली फिएस्टा नहीं, होली बैश लिखा, तो कुछ अलग वर्ड्स यूज करिए, कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बेहतर लगेगा पढ़ने में। तो यही दिमाग होता है, एक ही वर्ड को बार बार यूज नहीं करना होता है। वोकैबुलरी बढ़िया तभी लगती है जब अलग अलग वर्ड्स यूज किए हो, एक वर्ड की जगह उसका सिनोनिम यूज करो। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। ऑन द ओकेशन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे द स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ साइंस फेयर। तो क्या ऑर्गेनाइज होने वाला है? साइंस फेयर स्कूल की तरफ से। विक्रम सिंह, बंदे का नाम दे दिया है, द सेक्रेटरी ऑफ द साइंस सोसाइटी wants to call a meeting of the office bearers of the society to discuss the arrangements for the fair. Write a notice in not more than 50 words. ये अच्छा सवाल है। इसमें क्या है ना, सबको नहीं बुलाना, सिर्फ मेंबर्स को बुलाना है, क्योंकि उनको डिस्कस करना है कि हमें फेयर कैसे करना है। ओके, नाम दे दिया है, सो नाम और डेजिग्नेशन विक्रम सिंह है, सेक्रेटरी ऑफ साइंस सोसाइटी है। ठीक है, ओकेशन क्या है? नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे है, इसके बारे में बात करनी है। मुद्दा क्या है? तो यही हम करेंगे। सबसे पहले स्कूल का नाम जब मेंशन ना हो, तुम अपनी तरफ से स्कूल का नाम लिख सकते हो, कोई भी स्कूल लिख सकते हो। सो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दिया है दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली, नोटिस, डेट, मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी, है ना, ऑन द ओकेशन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे द स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ फेयर, ऑल ऑफिस बेयरर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड अ मीटिंग इन द स्कूल लाइब्रेरी। कब, कहाँ अटेंड करनी है, कब अटेंड करनी है, कितने बजे अटेंड करनी है, क्यों करनी है, टू डिस्कस द अरेंजमेंट्स फॉर द फेयर। तो जब आपका लिखा हुआ होता है उसको पढ़ के सारी मुद्दे की बातें क्लियर हो जानी चाहिए। फिर नाम, डेजिग्नेशन, क्लियर, सिंपल, याद रहेगी ना ये बात? बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, ये थोड़ा ऊपर चला गया, हेडिंग के बाद यहाँ पर डेट नीचे लिखना है आपको। ठीक है, तीनों लिख के फिर डेट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। एक और सवाल आ गया। द सेल्स प्रमोशन मैनेजर ऑफ ए कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी हैज इनवाइटेड योर स्कूल फॉर a tour of their cold drinks manufacturing and bottling plant. She has also mentioned that each of the young visitors will be given a free drink of their choice. As the head boy or head girl of GKB Public School, Hyderabad, कहाँ किसकी तरफ से है? एड्रेस यहाँ पर ये रहा। Write a notice in not more than 50 words informing the students about the program. Include the date for the trip and any other details you think is necessary. तो बोल दिया भाई, डिटेल्स अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक इवेंट पर लेकर जाया जा रहा है, एक इवेंट पर। ऐसे क्वेश्चंस में क्रिएटिविटी देखी जाती है कि तुम क्या लिखते हो। ओके, तो कौन लिख रहा है? हेड बॉय और हेड गर्ल, आप अपने जेंडर के हिसाब से चुन सकते हो। तो सबसे पहले जो एड्रेस दे रखा है पहले वो GKB पब्लिक स्कूल की तरफ से है, हैदराबाद है। फिर क्या करेंगे, अगली लाइन में आएगा नोटिस, फिर आएगी ये हेडिंग है, विजिट टू कोल्ड ड्रिंक कंपनी, ये हेडिंग है। ठीक है, फिर आएगा डेट। सो बेटा डेट यहाँ आना है, सॉरी ये टाइपिंग में वहाँ चला गया। ठीक है, ये रहा। अब आप लिखते चलोगे कि भाई डेट 18 सितंबर ये रहा। यहाँ पर क्या है ना बेटा, आपको समझना होगा कि यहाँ पर पूरी डिटेल्स दे रखी है। हैदराबाद नोटिस, विजिट टू कोल्ड ड्रिंक कंपनी 30। अब आप क्या करना चाह रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। अब ये सॉरी मीटिंग ऑफ साइंस, अब ये देखो हमेशा याद रखना कि ये दो नोटिस यहाँ पर मिक्स है, दिख रहा है आपको? दो नोटिस यहाँ पर मिक्स्ड है। ओके, वही मैं सोचूं कुछ गड़बड़ है। देखो मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी है, यही वाला गलती से यहाँ टाइप हो गया। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ये मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, गलती से ये हेडिंग आ गई थी जिसको मैंने हटा दिया है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो देखिएगा जरा, नाम आ गया, नोटिस आ गया,
हेडिंग आ गया, डेट आ गया, और अब आप मेंशन करोगे कि दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th, किसको आना है वहाँ पर, टू दैट आवर स्कूल हैज़ बीन इन्वाइटेड टू, किसके लिए स्कूल ने इन्वाइट किया है, कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग एंड बॉटलिंग प्लांट में आपको वहाँ ले जाना चाह रहे हैं। डेट क्या है, 26 सितंबर है। द बस विल लीव एट 9 AM फ्रॉम द स्कूल कैंपस। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट टू स्कूल एट 8:30 AM इन स्कूल यूनिफॉर्म विद लंच। ये देखो दिमाग लगाया है, क्या इंपॉर्टेंट डिटेल दे सकते हो आप, स्कूल की बस कितने बजे चालू होगी, सबको कितने बजे तक पहुंचना है, क्या कुछ लेके आना है। आपके स्कूल में अगर इवेंट्स होते हैं, आप भी गए होंगे कभी स्कूल ट्रिप पे, तो नोटिस में इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है क्या क्या लेके आना है, कितने बजे आना है, वही यहाँ पर हो रहा है। द विजिटर्स वुड बी प्रोवाइडेड अ फ्री ड्रिंक, ये भी बोल दिया कि जो विजिटर्स होंगे उनको फ्री ड्रिंक मिलेगी। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड गर्ल। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो अपनी डिटेल्स दे दे, हेड गर्ल नीचे उसका नाम, नेम एंड डेजिग्नेशन, ठीक है, नेम एंड डेजिग्नेशन दोनों। क्लियर एवरीबडी, आई होप देयर इज नो डिफिकल्टी एट ऑल। सो बेटा बड़े गौर से फॉर्मेट को फॉलो करते हुए चीजें आपको लिखते चली जानी हैं। एक सवाल और, You are the secretary of the History Club of Vidya Mandir School, Pune. Draft a notice in not more than 50 words informing students of a proposed visit to some important historical sites in your city. तो क्या है ना, कई बार क्वेश्चन बहुत लंबा होता है और उसमें ज़्यादा डिटेल्स प्रेजेंट कर दी जाती हैं, बट कई बार छोटा सा क्वेश्चन होता है, आपको डिटेल्स खुद अपने हिसाब से सोच कर लिखनी होती है। जैसा ये सवाल है, तो मैं आपको हर तरह का सवाल दिखा रही हूँ, ऐसे सवाल जिसमें इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ऐसे सवाल जिसमें कम इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ऐसे सवाल जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ना के बराबर है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नाम और हेडिंग बता दिए, बाकी तुम्हें सोचना है। तो ये वैसा ही सवाल है, तुम कौन हो, सेक्रेटरी हो, किसके हो, हिस्ट्री क्लब के हो, कौन से स्कूल के हो, विद्या मंदिर स्कूल पुणे के। अब आपको नोटिस लिख देना है, किस बारे में लिखना है, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है ऑफ अ प्रपोज्ड विजिट टू सम इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स इन योर सिटी। अब पूरा तुम्हें सोचना है, आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, नाम नहीं दिया है ना, और कोई डिटेल नहीं दिया, आपको खुद लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहाँ की बात है, ये विद्या मंदिर स्कूल पुणे की बात है, नोटिस आ गया, डेट, हेडिंग, ओके, विजिट टू हिस्टोरिकल साइट्स। तो आप ये ऊपर नीचे भी कर सकते हो, बट बेटर ये रहेगा तीनों लिखो, साइड में डेट आ जाएगी, इसी लाइन में साइड में डेट आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। जनरली क्या करते हैं, एक एक लाइन में खुला खुला लिखा जाता है ना। डेट हमेशा याद रखना, यहाँ लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट साइड, राइट, राइट तो वो है, तो कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर में आपको डेट आनी है, लेफ्ट कॉर्नर में आपको डेट लिखनी है, याद रखिएगा ये बात। सो अब क्या बोल रहे हो आप, मेंबर्स ऑफ द हिस्ट्री क्लब आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड ऑफ अ प्रोपोजल एजुकेशनल विजिट टू अ फ्यू इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स इन आवर सिटी व्हिच इज लाइकली टू बी शेड्यूल्ड बिटवीन द 28th एंड 30th ऑफ अगस्त। तो ये कब होने वाला है, एक दिन में तो सारी साइट्स होंगी नहीं, तो दिमाग लगाया खुद से, 28 से 30 अगस्त तक। इंटरेस्टेड मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू पे, पैसे कितने लगेंगे, 550 रुपीज़ लगेंगे। इसमें ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड है या नहीं, इंक्लूडेड है। खाने पीने को मिलेगा कि नहीं, हाँ मिलेगा। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप किसको पूछें, नाम बता दो, और कब तक देना है ये बता दो, डिटेल्स, कब तक टाइम है मुझे एंट्री करवाने के लिए। समझ रहे हो, तो पूरा आपका दिमाग है। क्रिएटिव राइटिंग इसीलिए बोला गया है कि आपको अपना दिमाग लगा के चीज़ों को लिखना है। क्लियर एवरीबडी। सो मैंने आपको अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ जगहों पर मैंने दिखाया है कि कैसे गलतियां हो जाती हैं। कुछ लोग डब्बा नहीं बनाते, तो कुछ लोग नाम नहीं लिखते, तो कुछ लोग डेट ऊपर नीचे कर देते हैं। तो कैसे कैसे गलतियां हो सकती हैं, ये भी हर सैम्पल में मैंने आपको बताया है, ये भी मैंने हर सैम्पल में बताया है। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो चॉइस में छोड़ना होता है ना, उसकी डिटेल गलती से पढ़कर उसका नाम लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर वो साइंस फेयर वाली बात हुई थी, ऐसी गलतियाँ हो जाती है बच्चों से। तो स्पेसिफिकली ताकि आपको पता रहे कि ऐसी गलती हो जाती है और आपको नहीं करनी है। क्लियर एवरीबडी। नोटिस कैसे लिखना है अब मेरे प्यारे बच्चे समझ गए हैं। मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आप सबको होगी। सो अभी के लिए जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, नोटिस राइटिंग सबसे ईजी है, स्कोरिंग है, 4 नंबर पूरे के पूरे 4 नंबर आपको मिल सकते हैं, आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए। बस आपको फॉर्मेट को फॉलो करना है, मुद्दे की बात मेंशन करनी है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स देनी है। क्या देनी है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ठीक ठाक नॉर्मल वोकैबुलरी यूज करो, कोई ज़्यादा शोशाबाजी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वोकैबुलरी से भी ईजिली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जितना अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे उतना ग्रेस मार्क्स अच्छा लगेगा, नंबर आपके कम कटेंगे। बहुत सिंपल है, सिंपल भाषा में मुद्दे की बात बता दोगे तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 4 मार्क्स। फॉर्मेट का ध्यान रखना, बस 1 नंबर तो वैसे मिल जाना है। मुद्दे की बात, जो कंटेंट की आधी इंफॉर्मेशन तो आपके क्वेश्चन में ही मौजूद है। कंटेंट की आधी इंफॉर्मेशन 2 मार्क में से 1 मार्क का तो डिटेल उधर दे ही रखा है। बस 1 मार्क का थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के क्रिएटिविटी यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स डालने हैं।
हाँ या ना? और हाँ, जो भी लिखा है गलत नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान रख लेना, सेंटेंस पढ़ के देख लेना कि कुछ अटपटा तो नहीं लग रहा, एंड बात बन जाएगी। क्लियर एवरीबडी? आई होप, मुझे लगता है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने अच्छे खासे आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, कैसे लिखना है बता। Hello and a very warm welcome to all my dear lovely students. I hope you all are doing absolutely good. Yes my dear students, एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आ गई है आपकी प्यारी पूजा मैम। ओके, क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन का ही ये पोर्शन है। क्रिएटिव राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इसे हम मानते हैं बच्चों। ओके, क्रिएटिविटी इसमें आपकी चेक की जाती है, तो बड़े ही गौर से सोच समझ कर लिखने की बात है। और टॉपिक सुनते ही आप समझ जाओगे, फॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाइज। कभी किसी को जब बुलाना होता है, हम इनवाइट भेजते हैं, तो इनविटेशन कैसा होना चाहिए फॉर्मली जब हम इनविटेशन देते हैं। सो जैसे शादी का कार्ड दिया जाता है, जैसे कोई छोटी सी सेरेमनी भी अगर आप घर पे कर रहे हो तो उसके लिए इनवाइट भेजा जाता है, राइट, यू गेटिंग इट। और फिर अब इनविटेशन मिल जाता है, अगर आप ना पहुंच पाओ बाय चांस, तो आपको रिप्लाई देना चाहिए कि भाई मैं नहीं आ सकता। बहुत ही कॉर्डियल वे में फॉर्मली हम रिप्लाई भी देते हैं। क्लियर एवरीबडी? सो फॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाइज, जब किसी को बुलाना हो तो कैसे बुलाया जाए, स्पेसिफिकली एक पर्सन को बुलाना हो तो कैसे बुलाना है, और एक ग्रुप ऑफ पीपल को बुलाना है तो कैसे बुलाना है, रिप्लाई कैसे करना है, ये सब कुछ आज हम जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देर करे शुरुआत करें। सो इस लेक्चर में जो जो टॉपिक्स कवर होंगे वो ये है कि पहले मैं आपको बताऊंगी इन्विटेशन होता क्या है, फिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, फॉर्मेट क्या होगा, लिखना कैसे है, ओके, एक इनविटेशन के अलग अलग टाइप्स क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फॉर्मेट क्या है, लिखना कैसे, सब हम डिस्कस करेंगे। एंड यस, रिप्लाईज भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रिप्लाई करना है। तो कई बार इनवाइट के साथ साथ रिप्लाई करने को भी कहा जा सकता है, पेपर में आ सकता है, तो हमें दोनों के लिए तैयार रहना होगा। तो चलिए फिर बिना देर करे शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं कि इन्विटेशन होता क्या है। टू इन्वाइट समवन फॉर एन ओकेजन, जैसे कि मैंने किसी को बुलाना है कोई इवेंट, कोई ओकेजन के लिए, वी यूज़ द रिटन फॉर्म ऑफ इन्विटेशन। तो हम रिटन फॉर्म ऑफ इन्विटेशन यूज़ करते हैं किसी को इन्वाइट करने के लिए। इन्विटेशंस आर जनरली प्रिंटेड कार्ड्स, हम सभी जानते हैं शादी के कार्ड्स है ना, बर्थडे पार्टी के कार्ड इन्विटेशंस होते हैं। So they are generally printed cards through which we invite our guests on some auspicious occasions like wedding, birthday, wedding anniversary, housewarming ceremony, the inauguration of a shop or a factory, etc. तो अलग अलग occasions पे बुला सकते हैं, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो, या फिर कोई और ऑस्पिशियस ओकेजन हो, शादी हो, छोटा मोटा मुंडन सेरेमनी, जो भी फंक्शन हो, ओके, उसके लिए आप उन्हें बुला सकते हैं। कोई इवेंट होता है और उसके लिए इन्विटेशन भेजा जाता है, प्रिंटेड कार्ड्स होते हैं। तो इन्विटेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दो तरह के इन्विटेशंस होते हैं। दीज कैन बी प्रिंटेड ऑन कार्ड्स और कैन बी ड्राफ्टेड इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। तो ये समझने की कोशिश कीजिए, इन्विटेशन जो होते हैं कार्ड्स पे भी छपते हैं और लेटर्स के द्वारा भी लिखे जाते हैं, दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर ऑल्सो। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो आई होप आप सभी समझ गए हैं इन्विटेशन होता क्या है, किस वजह से हम इन्विटेशन लिख रहे हैं, कितने तरह के इन्विटेशंस होते हैं। आई होप ऑल दिस क्वेश्चंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर आगे बढ़िए। हाँ, मेन कैरेक्टरिस्टिक, सबसे ज़रूरी बात बेटा देखिए ज़रा, एन इन्विटेशन इज़ ए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इन्विटेशन में क्या होता है, वो जो इवेंट होता है ना, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स दे देनी चाहिए। इट आंसर्स द क्वेश्चन, हर सवाल का जवाब इसमें मिलेगा, सारी डिटेल्स इसमें मिलेगी। हु, वेयर, व्हेन, वेयर, व्हाट टाइम एंड फॉर व्हाट, किस लिए बुला रहे हो, कब बुला रहे हो, है ना, क्या इवेंट है, कितने बजे है, कहाँ है, किसके घर पे है, हु, हुम, व्हेन, व्हाट, वेयर, टाइमिंग, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में दिया जाता है। द इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन इन्विटेशन देयरफॉर आर, तो इन्विटेशन का इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किन किन चीज़ों को कवर करना बहुत ज़रूरी है एक इन्विटेशन में। सबसे पहली चीज़, किस बात के लिए बुला रखे हो भाई, अच्छा कार्ड देने आए हो, किस खुशी में, क्या है, शादी है, एनिवर्सरी है क्या। तो सबसे पहले आ जाता है ओकेजन, कारण भी तो होना चाहिए कार्ड छपवाने के लिए, लोगों को बुलाकर सेलिब्रेट करने के लिए एक ओकेजन होता है। फिर आता है नेम ऑफ द इनवाइटी और इनवाइटेस, किसको बुलाना चाह रहे हो। कार्ड पे आपने देखा होगा ऊपर छपा हुआ होता है, आप नाम लिखते हो विद फैमिली ऐसे, है ना, किसको बुलाना है आपको, अकेले को बुलाना है या फैमिली, और नीचे होस्ट का नाम होता है, किसकी तरफ से है ये, होस्ट का नाम होता है। फिर डेट, टाइम एंड वेन्यू होना चाहिए उसमें, कब कब, डेट, टाइम एंड वेन्यू, कौन सी तारीख को है, कितने बजे है और कहाँ है,
एंड यस सबसे ज़रूरी, नेम्स ऑफ द चीफ गेस्ट और स्पेशल इन्वाइटीज इन केस ऑफ एन ऑफिशियल इन्विटेशन। कभी कभी ना ऑफिशियल इन्विटेशन होता है, ओके, जैसे कोई फैक्ट्री या शॉप की ओपनिंग, अगर आपने किसी को चीफ गेस्ट बुलाया हो इनॉग्रेशन के लिए, रिबन काटने के लिए, अगर किसी को चीफ गेस्ट बुला रखा हो तो वो मेंशन करते हैं कि ये चीफ गेस्ट आ रहे हैं, ये मेंशन किया जाता है कि ये चीफ गेस्ट आ रहे हैं, सो एंड सो नेम। चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं या फिर कोई मंडल कमिश्नर हो सकते हैं, जिसे भी चीफ मिनिस्टर अपना स्पेशल गेस्ट बना के, चीफ गेस्ट बना के हम बुलाए। क्लियर एवरीबडी? तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। आपने बहुत सारे इनविटेशन कार्ड्स देखे होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल इन्विटेशंस। इन केस ऑफ फॉर्मल इन्विटेशंस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इन सेपरेट लाइन विद फॉन्ट्स ऑफ वेरिंग साइजेस। शादी का कार्ड आपने देखा है, तो क्या होता है बेटा, आपको समझना होगा, एक फॉर्मल इन्विटेशन आप दे रहे हो तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती है अलग अलग लाइन में। याद रखना ये बात, सारी चीज़ें लिखी जाती हैं अलग अलग लाइन में, रिटन इन ए सेपरेट लाइन विद फॉन्ट्स ऑफ वेरिंग साइजेस। सब कुछ सेम साइज में नहीं लिखा जाता। जैसे कई बार लोग भगवान का मंत्र लिखना पसंद करते हैं तो उसका फॉन्ट अलग होता है, दूल्हा दुल्हन के नाम का फॉन्ट अलग होता है, पेरेंट्स के नाम का फॉन्ट अलग होता है, वेन्यू का जो फॉन्ट होता है वो बड़ा बड़ा होता है, क्लियर होता है, टाइम जो बढ़िया है क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सो अलग अलग फॉन्ट्स यूज़ करके हमें लिखना होगा, ये बात याद रखनी है। सो कौन सी चीज़ें अलग अलग लाइन में ध्यान से याद रखिएगा, मेंशन किया है ऑल द फॉलोइंग थिंग्स आर रिटन इन अ सेपरेट लाइन। हर चीज़ अलग अलग लाइन में। नेम ऑफ द होस्ट्स अलग लाइन में, जिसकी तरफ से पार्टी है। नेम ऑफ द इन्वाइटी इन केस ऑफ फॉर्मल लेटर और इन्विटेशन, अगर आप लेटर भी दे रहे हो इन्विटेशन भी दे रहे हो, अलग से नेम ऑफ द इन्वाइटी जिसको बुलाया है। फॉर्मल फ्रेज ऑफ इन्विटेशन, फॉर एग्जाम्पल, आई रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ बीइंग इन प्रेजेंस और कंपनी सीक योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस। से नहीं बोलते आपका अनुकंपा, ऊपर वाले की कृपा से, असीम कृपा से आप आए पधारे, जो एक लाइन लिखी होती है, कम एंड गिव योर एस्टीम ब्लेसिंग्स टू द कपल, ऐसे। तो एक लाइन होती है जिसमें हम एक फ्रेज यूज करते हैं, फॉर्मल फ्रेज यूज करते हैं इन्विटेशन के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। देन ये जो लाइन है, जैसे कि ये लाइन भी यूज कर सकते हो आप, सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन। ये लाइन आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो, सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन। फिर आप डेट टाइम वेन्यू ऑफ द इवेंट लिखोगे, डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द इवेंट लिखोगे, एंड यस ओकेजन और रीजन ऑफ द इन्विटेशन। वेडिंग है, जैसे हम लिखते हैं गुड़ चढ़ी, हल्दी सेरेमनी, मेहंदी सेरेमनी, वेडिंग, ऐसे ओकेजन लिखना होता है। ठीक है, रीज़न क्या है इस इनविटेशन को देने का। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग लाइन में मेंशन होनी चाहिए, यू हैव टू रिमेंबर दिस, बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल इन्विटेशंस की। इनकी कुछ खास बातें होती हैं, वो हमें समझनी ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो फॉर्मल इन्विटेशंस होते हैं ना बेटा, फर्स्ट बात है, दे आर मेंट फॉर ए लॉट ऑफ इन्वाइटीज़। बल्क में बहुत सारे लोगों को बुलाने, अलग अलग कार्ड अलग अलग से नहीं देना पॉसिबल जब होता है, तो हम क्या करते हैं, एक कॉमन कार्ड सबके लिए छपा देते हैं, मेंट फॉर ए लॉट ऑफ इन्वाइटीज़। बहुत सारे लोगों को बुलाने के लिए, शादी में 200-300 लोगों को, 400 लोगों को, 1000 लोगों को बुलाने के हिसाब से बनाए जाते हैं। दीज आर रिटन इन द थर्ड पर्सन। हमेशा याद रखें, इन्हें कैसे लिखा जाता है, दीज आर रिटन इन द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। इन केस ए वीआईपी इज इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट, द नेम ऑफ द वीआईपी मस्ट अपीयर प्रोमिनेंटली। तो एक रूल है, याद रखना, अगर कोई वीआईपी आ रहा है तो उसका नाम साफ साफ नजर आना चाहिए। कई बार वीआईपी से मिलने भी लोग आते हैं, है ना, शान और शौकत बढ़ जाती है उस इवेंट की वीआईपी के आने से। तो कौन सा वीआईपी आ रहा है ये भी बताना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा। क्लियर एवरीबडी? और याद रखिएगा, हमेशा फर्स्ट पर्सन में नहीं, ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है इन्विटेशन। नेम ऑफ द इन्वाइटी इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, यहाँ पर इन्वाइटी का नेम इंक्लूड नहीं होता। द एड्रेस इज टू बी रिटन ओनली ऑन द एनवेलप। आई होप आपको पता है कि जो एनवेलप में जिसमें हम इन्विटेशन कार्ड डालते हैं उसमें हम नेम ऑफ द इन्वाइटी लिख देते हैं, क्योंकि वो अलग अलग हो सकते हैं, और जो एड्रेस होता है एड्रेसी का जहाँ पर पहुँचना है वो भी बाहरी एनवेलप पर लिखा जाता है। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ें अंदर नहीं जाएंगी इन्विटेशन कार्ड में, ये बाहर एनवेलप के बाहर आपको मिलनी चाहिए। तो ये बातें भी अपने को पता होनी चाहिए। आई होप आप सभी जानते हैं, हाँ या ना? क्लियर एवरीबडी? नो डिफिकल्टी एट ऑल? चलो बहुत ही बढ़िया। नाउ और एक चीज़, टेंसेस की बात करें तो कौन सा टेंस यूज़ होना चाहिए इन्विटेशन में? सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। कौन सा यूज़ है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस इज टू बी यूज्ड। ओके, टेंस कौन सा यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, द डेट ऑफ राइटिंग इज नॉट टू बी गिवन। अब जिस दिन ये छाप रहे हो आप, उस दिन की डेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब मैं कार्ड छपवाने जिस डेट पे गया हूँ वो डेट की लेटर में, सॉरी, अपना
इन्विटेशन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। द डेट ऑफ राइटिंग इज नॉट टू बी गिवन। देयर इज नो सिग्नेचर ऑफ द होस्ट, कोई सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है, एक एब्रीवेशन आता है जिसे कहते हैं RSVP। ओके, प्लीज रिप्लाई इज रिटन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड विथ नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ द होस्ट। कई बार क्या होता है बच्चों कि ना हमने बहुत सारे इन्विटेशन भेज दिए, अब कितने लोग आएंगे हमें पता नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप प्लीज रेस्पॉन्ड कीजिएगा, आप प्लीज रेस्पॉन्ड कीजिएगा। समझ रहे हो आप? तो इसमें क्या होता है ना, जब रिप्लाई आ जाता है कि कंफर्मेशन आ जाती है कि हाँ ये बंदा आ रहा है, उसका रिस्पॉन्स आ गया था, वो रेस्पॉन्ड कर देता है। जैसे पहले आपको पता होगा कार्ड छपते थे, बाकायदा लेटर आता था कि हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। अब क्या हो गया, सब व्हाट्सएप पे हो गया, व्हाट्सएप पे थम्स अप आ जाता है कि मैं पहुंच जाऊंगा। बट इन्विटेशंस में क्या होता है, जनरली रिप्लाई लेटर में भी अब आपको एक्सपेक्ट किया जाता है। और हमेशा याद रखो, पुट द इन्विटेशन इनटू अ बॉक्स। बॉक्स में होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत लंबी लंबी कहानियाँ नहीं लिखनी है, दूल्हा दुल्हन की स्टोरीज नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात लिखनी है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द इवेंट लिखने हैं। सो इसीलिए इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 50 वर्ड्स। क्या होगा वर्ड लिमिट, दोबारा याद दिला दूँ, 50 वर्ड्स बस। ठीक है, सो 50 वर्ड्स अगर वर्ड लिमिट है तो उसी हिसाब से हमको लिखना है। एक बात याद रखिएगा, जो फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, एड्रेस जो डिटेल्स वगैरह हैं वो सब बाहर एनवेलप पे होगी, ये बात मत भूलना। अब जिसे मुझे भेजना है उसका एड्रेस ना मैं बाहर लिखूंगी एनवेलप पे, राइट? जहाँ से आ रहा है उसका भी एनवेलप के बाहर ही रहेगा। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इनविटेशन के ये कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं कि जब ग्रुप ऑफ पीपल को हम लिखते हैं ना, तो एक कार्ड इकट्ठा छप जाता है। बट अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को लिखना हो तो एक तरीका होता है कार्ड छाप लेने का, सबको कॉमन बल्क में दे देना। और कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनको हम स्पेशली कुछ बताना चाहते हैं, स्पेशली लिखना चाहते हैं उनको इनविटेशन, तो उनको हम एक फॉर्मल लेटर के द्वारा इनविटेशन देंगे विच इज़ मेंट फॉर एन इंडिविजुअल, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए। अब आप चीफ मिनिस्टर को इनवाइट करना चाह रहे हो तो आप वो लेटर मत, वो कार्ड नहीं दे दोगे जो सबको दे रहे हो, तो उनके लिए स्पेसिफिकली इज्जत के साथ एक फॉर्मल लेटर लिखा जाएगा फॉर इन्विटेशन। ठीक है, इंक्लूड द नेम ऑफ द इन्वाइट। इसमें क्योंकि वो बड़ा व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उसमें नाम ऐड हो जाता है, नाम ऐड हो जाता है। डिटेल्स तो सेम रहेंगी, इवेंट की सारी डिटेल सेम रहेंगी, पर क्योंकि स्पेसिफिकली किसी व्यक्ति को दे रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर उसका नाम आना बहुत ज़रूरी है। और फिर these are to be written on run on lines. The sentence is not broken into different words or phrases. तो बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस को तोड़ना नहीं है, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लिखने हैं। अदर डिटेल्स आर सिमिलर टू द मास स्केल इन्विटेशन। बाकी सब कुछ मास स्केल इन्विटेशन से सिमिलर है, क्योंकि डिटेल सब सेम ही रहनी है ना, डिटेल सब सेम ही रहनी है। मुद्दे की बात जो है वो सब सेम रहेगी, क्योंकि हम स्पेसिफिकली एक बंदे को इनवाइट करें तो उसका नाम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, अलग प्यार से क्लियरली लाइंस, डिफरेंट लाइंस में चीज़ों को प्रेजेंट करना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। क्लियर एवरीबडी? फॉर्मल इन्विटेशन की हमने बात करी, वैसे ही राइटिंग इनफॉर्मल इन्विटेशंस। इनफॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है, ये भी लेटर फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, रिटन इन अ लेटर फॉर्म इन एन इनफॉर्मल फॉर्मेट। सच लेटर्स आर वेरी पर्सुएसिव इन नेचर। जैसे आप यारी दोस्ती में लिखते हो, तो आ जाना यार याद से, ठीक है ना, ये भी लेके आना। प्यार दोस्ती में, यारी में पर्सुएसिव इन नेचर, कन्विंसिंग होती है। इनफॉर्मल का मतलब ही होता है ना बेटा कि हम ब्लड रिलेशंस को, जानकार लोगों को लिखते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, फ्रेंड्स, जिन्हें हम बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, नोन पीपल को हम इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। तुझे पहुंचना ही पड़ेगा ऐसे। सो दे आर रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, दे आर रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। और सैल्यूटेशन में डियर के साथ नाम, डियर राजेश, पहुंच जाना यार मेरी शादी में, ऐसे बोलने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर सिंसियरली। तो इनफॉर्मल लेटर आपने बचपन में 5th क्लास में सिखा दिया गया होगा आपको। मम्मी को, पापा को आप जब लेटर लिखते हो तो वो इनफॉर्मल लेटर होता है, दोस्तों को जब लेटर लिखते हो इनफॉर्मल लेटर होता है, ब्लड रिलेशंस में जब लिखते हैं तो उस लेटर में कैजुअल नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। सैल्यूटेशन में डियर डैड, डियर मॉम, जो भी उनका नाम है वो यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पर डेट ऑफ राइटिंग द इन्विटेशन इज गिवन, क्योंकि आपके नोन है, आप उनको अपना मैसेज देना चाह रहे हो, तो यहाँ पर जिस तारीख को आप लिख रहे हो ना लेटर, उसका डेट मेंशन रहेगा। ठीक है, एंड यस, सेंडर्स एड्रेस अपीयर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। वेरियस टेंसेस यूज टू सूट द सेंस, जो सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस आपको बनाना है, इसमें कोई टेंस की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड यस, सेंडर्स एड्रेस अलग से दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जैसे आप लेटर्स में, आपको पता है ना, शुरुआत में सेंडर्स एड्रेस से ही शुरू होते हैं, तो यहाँ लेफ्ट साइड में सेंडर्स एड्रेस होना ही चाहिए। क्लियर एवरीबडी? एनी डिफिकल्टी?
इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हम सभी को पता है, अभी हम जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो रिविजन हो जाएगा, चिंता ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया अलग अलग तरह के इन्विटेशंस, बता दिया कि नहीं। अब हम बात करेंगे जब एक इनविटेशन दिया जाए, आपको इनविटेशन मिल गया, अब आपको उसका रिप्लाई अगर देना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। रिप्लाई देते वक्त दिखाती हूँ मैं आपको किन किन बातों का ध्यान रखना। रिप्लाईज दो तरीके होंगे, या तो एक्सेप्टिंग या फिर डिक्लाइनिंग। या तो आप खुशी खुशी ये बोलोगे हाँ मैं शादी में आऊँगा, या फिर आप बोलोगे नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं बड़ा बिजी हूँ। तो दो ऑप्शन है, एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग, वो आपको डिसाइड करना है। एंड येस, फॉर्मल फॉलो ए सेट फॉर्मूला, एक सेट फॉर्मूला होता है, वही आपको फॉलो करना है। फॉर्मल वर्ड्स, काइंड इन्विटेशन, ग्रेट प्लेजर, रिग्रेट। अगर आप मना कर रहे हो, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट मैं नहीं आ पाऊंगा, किसी भी रीज़न की वजह से वो रीज़न आप मेंशन कर दोगे, तो ये कॉमनली वर्ड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको दे दी हैं। यूज़ थर्ड पर्सन, क्या यूज़ करोगे आप? थर्ड पर्सन इंस्टेड ऑफ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन की जगह क्या यूज़ होगा बच्चों? थर्ड पर्सन यूज़ होगा। एंड रिमेंबर ऑलवेज एड्रेस ऑफ द राइटर एंड द डेट हैज़ टू बी रिटन। राइटर का एड्रेस और उसका डेट दोनों मेंशन होना ही चाहिए। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी बेटा। आप बोलोगे मैम इतनी चीज़ें कैसे याद रखें? कोई नहीं, जब आप एग्जाम्पल्स करते चले जाओगे ना तो चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। और भाई रिप्लाई देना है तो उसको इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना यार, कन्फर्मेशन देनी पड़ेगी। एक्सेप्ट कर रहे हो तो भी और मना कर रहे हो तो भी, कि मैं यहाँ पर हूँ, ये बात है, इस तारीख को मैं लिख रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, है ना। तो ऐसे एक बहुत ही बेसिक डिसेंसी हो जाती है ये। अब इनफॉर्मल में जो एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग होती है, इसका ध्यान रखना। इट इज़ लाइक एन ऑर्डिनरी लेटर, डू नॉट यूज एनी फॉर्मल एक्सप्रेशंस बट यूज इनफॉर्मल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। जैसे कि मैंने कहा, आप इनफॉर्मली लिखोगे कि भाई मैं बड़ा बिजी हूँ यार, मैं नहीं आ पाऊँगा, कोई ज़रूरी नहीं है फॉर्मल ही लिखना है। यूज फर्स्ट पर्सन हियर, यू कैन यूज फर्स्ट पर्सन हियर। फॉर्मली डिक्लाइन करना हो तो अलग तरीका है, इनफॉर्मली डिक्लाइन करना हो तो अलग तरीका है। फॉर्मली एक्सेप्ट करना हो तो अलग तरीका है, फॉर्मली डिक्लाइन करना हो तो अलग तरीका है। आपको डिसाइड करना है डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन, किसकी शादी है, आप फॉर्मली करोगे या इनफॉर्मली करोगे, ठीक है। आई होप बात समझ गए हैं हम। फॉर्मल और इनफॉर्मल में सबको फ़र्क पता है कि नहीं? दोबारा बता दूं, ये बार बार ये वर्ड्स आ रहे हैं, बचपन से आपने सीखे हुए हैं बेटा। फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल प्रोफेशनली ऑफिस में, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में यूज़ होता है, और इनफॉर्मल क्लोज्ड वंस के साथ, ठीक है, जो ब्लड रिलेशन में है। इसमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज होगी, इसमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज होगी, इसमें कैजुअल लैंग्वेज यूज होगी। इसमें क्या होगा? सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस दोनों मेंशन होंगे, ओके। इसमें सिर्फ सेंडर्स एड्रेस मेंशन होगा। तो ये बेसिक कॉमन फ़र्क है जो आपको पता होने चाहिए बेटा, ठीक है। फॉर्मल लेटर में कई बार सब्जेक्ट भी लिखा जाता है, वहाँ पे नहीं लिखा जाता। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आई होप आप सभी को पता है, मैं दोबारा से याद दिला रही हूँ उन बच्चों का सोच के जो भूल गए हो, जो जिसे याद ना हो, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। तो अब जब हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल का फ़र्क जान लिया है, इन्विटेशंस किस प्रकार के होते हैं जान लिए, रिप्लाईज कैसे होते ये जान लिया है, तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो इससे क्या है ना, आप कंफर्टेबल फील करोगे फिर, ठीक है। एक एक करके कुछ सवाल देख लेते हैं, फिर बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए, पहला सवाल। As Secretary of the Literary Club of St. Anne's School, Ahmedabad, draft a formal invitation in not more than 50 words for the inauguration of club in your school. अब आपको एक कार्ड बनाना है और याद रखना 50 वर्ड्स में होना चाहिए। और हो क्या रहा है यहाँ पर? फॉर्मल इनविटेशन दिया जा रहा है, किस चीज़ के लिए? इवेंट क्या है? इनॉग्रेशन ऑफ द क्लब। क्या है बच्चों? इनॉग्रेशन ऑफ द क्लब। तो बहुत बढ़िया है, इवेंट क्या है हमें पता चल गया है। तो सारी बेसिक जो डिटेल्स होती है, डेट, टाइम, वेन्यू, इवेंट क्या है, ये बेसिक चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, इनविटेशन में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देनी चाहिए, हाँ या ना। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग इट, किस किस को आना है, तो बेसिक चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करोगे। कोई चीफ गेस्ट या कोई भी है क्या? कहाँ से बात हो रही है? ये सेंट एन स्कूल अहमदाबाद की बात हो रही है कि नहीं? अब एक इनविटेशन आ रहा है भी कि कॉर्डियली इनवाइट ऑल स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द लिटरेरी क्लब ऑफ द स्कूल ऑन 29 जुलाई बिटवीन 8:30 AM to 11:30 AM विद इन द स्कूल प्रेमिसेस। तो इस एक लाइन में बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए। किस किस को बुलाना है? सभी को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को। कब बुलाना है? डेट यहाँ पर दे रखी है 29 जुलाई, है ना।
क्या इनॉग्रेशन हो रहा है? लिटरली क्लब इनॉग्रेट हो रहा है स्कूल का 29 जुलाई को। टाइमिंग क्या है? 8:30 to 11:30 AM। दे दिया इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप कोई इनविटेशन लिखें, सारी चीज़ें कवर होना ज़रूरी। जैसे कि आना कहाँ पर है? स्कूल के प्रेमिसेस में ही है क्लब, तो स्कूल में ही आना पड़ेगा, विद इन द स्कूल प्रेमिसेस। फिर और कोई इंपॉर्टेंट सूचना आप देना चाहते हो, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, तो पता चल गया। अब और कोई इंपॉर्टेंट सूचना, हाँ भाई चीफ गेस्ट आ रहे हैं, वेल नोन नोवेलिस्ट मिस्टर संदीप कुमार विल बी आर चीफ गेस्ट। तो चीफ गेस्ट के बारे में लिख दिया। अब आप सभी को प्यार से हम बुलाएंगे। यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू जॉइन अस इन द ऑडिटोरियम फॉर टी एंड स्नैक्स आफ्टर द इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो अब ये भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि भाई चाय पानी का भी बंदोबस्त है, सेरेमनी के बाद आप वो ले सकते। सो आराम से बोल दिया, यू आर ऑल रिक्वेस्टेड, आइए, और इनॉग्रेशन सेरेमनी के बाद टी एंड स्नैक्स ऑडिटोरियम में रहेंगे। किसने दे दिया है? सेक्रेटरी की तरफ से। समझे? इस प्रकार से ये इन्विटेशन तैयार हो गया। बेसिक इन्विटेशन है ये, फॉर्मल, हाँ या ना? चलिए और एक सवाल देखते हैं। अब लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल इज पुटिंग अप द प्ले वेटिंग फॉर गैडोट। As secretary of the club, draft an invitation inviting the famous writer Sudesh Gupta to be the guest of the honor at the function. Write the invitation in not more than 50 words. You are Govind/Gauri. बहुत बढ़िया सवाल है ये। आप बोले मैम अभी तो क्लब पे सवाल बनाया था आपने, क्लब इनॉग्रेट हो रहा था, बट अब यहाँ से क्लब इनॉग्रेट नहीं हो रहा। आप लिटरेरी क्लब की तरफ से इन्विटेशन भेजोगे। समझ रहे हो? आप सेक्रेटरी हो क्लब के। क्या हो आप? सेक्रेटरी हो क्लब के। किसको इन्विटेशन भेजना? स्पेसिफिकली एक फेमस राइटर को भेजना, जो कि है सुदेश गुप्ता। तो स्पेसिफिकली वहाँ पे सबको इनवाइट कर रहे थे, यहाँ पर एक स्पेसिफिक पर्सन सुदेश गुप्ता को ही हम यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे कुछ? तो स्पेसिफिक पर्सन को इन्विटेशन जाने वाला है यहाँ पर, गोविंद या गौरी की तरफ से। तो सबसे पहले स्पेसिफिक जाना हो तो सेंडर्स एड्रेस, डेट, किसको जाना है? रिसीवर्स एड्रेस। फॉर्मल जा रहा है ना अब ये इनविटेशन, स्पेसिफिकली एक बंदे को जा रहा है, यस, तो उस बंदे का नाम मेंशन करना जरूरी है। अब यहाँ पर डियर सर, सब्जेक्ट इनविटेशन एज ए चीफ गेस्ट, पूरे फॉर्मल लेटर की तरह लिखा जाएगा सब कुछ। और फिर आप बोलोगे द लिटरेरी क्लब ऑफ आवर स्कूल इज पुटिंग अप द प्ले वेटिंग फॉर गॉडआउट ऑन 17 जनवरी इन आवर स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम 9 to 10 AM। सारी डिटेल्स आप मेंशन कर दोगे यहाँ पे। ओके, सारी डिटेल जो आप इनविटेशन में जो आप देना चाहते हो सब आप दे दोगे, और अपनी तरफ से लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आप दे दोगे कि आप कौन हो, गोविंद/गौरी, है ना? देखिए जरा, ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लब आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ कॉर्डियल इन्विटेशन for you to be the guest of honor at the function. It would be our privilege if you consent to grace this occasion with your esteemed presence, गौरी। आप अपनी esteemed presence लेकर ज़रूर आएँ, हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। पूरी स्कूल की तरफ से मैं गौरी, सेक्रेटरी ऑफ लिटरेरी क्लब, आपको इनवाइट करती हूँ। ओके, तो इस प्रकार से इसको हम एंड करेंगे। क्लियर एवरीबडी? लास्ट में डेजिग्नेशन लिखना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए और एक सवाल देखते हैं। एज ए प्रिंसिपल ऑफ ए रेप्यूटेड कॉलेज यू हैव बीन इनवाइटेड टू इनॉग्रेट ए बुक एग्जीबिशन इन योर नेबरहुड। ड्राफ्ट अ रिप्लाई टू द इन्विटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन। योर तरुण/तन्वी। ये बढ़िया सवाल है। कह रहे कि आपको इन्विटेशन आ गया है, पर आपको मना करना है कि आप जा नहीं सकते। तो तरुण या तन्वी को यह मना करना है, ठीक है, कि इस रेप्यूटेड कॉलेज में वो नहीं जा सकता है। बढ़िया सा बहाना ढूंढना पड़ेगा और अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो बॉक्स बना देंगे, बना दिया। अब इनवाइट किसने किया? प्रिंसिपल ने। तो रिप्लाई किसको जाएगा? प्रिंसिपल को। कहाँ का प्रिंसिपल है? लिख दिया, डेट लिख दी, और अब सब्जेक्ट इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। सर नहीं आ पाऊंगा मैं। क्यों? अब दिखते हैं। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू द सिविल लाइन्स बुक क्लब फॉर इन्वाइटिंग मी टू इनॉग्रेट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सिविल क्लब बुक एग्जीबिशन। पहले तो आप उन्हें थैंक यू बोलोगे कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मुझे बुलाया, टाइम निकाला, पहले आप ये बोलोगे। फिर बोलोगे सॉरी बट आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी, मैं नहीं आ पाऊंगा टू अटेंड द फंक्शन। क्यों? क्योंकि मेरा कोई और कमिटमेंट है। ड्यू टू अ प्रायर कमिटमेंट, due to a prior commitment. I have to attend a meeting with the governing body of our college on the same day for which the inauguration is scheduled. तो रीज़न देना पड़ेगा उसी दिन और भी काम है मुझे, इसीलिए यहाँ पर मैंने बोल दिया कॉलेज में सेम डे मुझे और भी काम है, मैंने कमिटमेंट दे रखा है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। योर्स फेथफुली तन्वी, आप बोल दोगे, ठीक है? इस प्रकार से आपको रिप्लाई दे देना होगा। क्लियर एवरीबडी? बहुत ही बढ़िया। ऐसे आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। एक सवाल और देखते हैं।
You have received an invitation to be the judge for a literary competition in St. Anne's School. Send a reply not more than 50 words confirming your acceptance. You are Mohan/Mohini. तो आपको कंफर्म करना है कि हाँ मैं आऊँगा. वहाँ पे हमने डिक्लाइन करा इनएबिलिटी टू रीच देयर, अब हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि भाई जज बनाया जा रहा है, टाइम है, जाऊँगी ऐसे. तो आप क्या करोगे यहाँ पर, सेंडर्स एड्रेस, आप कहाँ जा रहे हो, है ना, आपको वो भी एड्रेस लिख देना है, सेंट एन स्कूल, पूरी डिटेल के बाद सब्जेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन फॉर जजिंग द लिटरेरी कॉम्पिटिशन. सब्जेक्ट लिख के आप बोलोगे सर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू सेंट एन स्कूल फॉर इनवाइटिंग मी टू बी द जज फॉर ए लिटरेरी कॉम्पिटिशन इन योर स्कूल. मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ मिलूंगी आपको. आई कन्फर्म माई एक्सेप्टेंस, मैं बिल्कुल आऊँगी फॉर द सेम एंड विल मेक श्योर दैट आई एम प्रेजेंट देयर एट द शेड्यूल डेट एंड टाइम. जो आपने मुझे डिटेल्स दी हैं उसी डेट एंड टाइम पर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी. योर सिंसियरली, अपना नाम. क्लियर? तो ऐसे जब आप प्रैक्टिस करते चलोगे, आंसर्स को देखते चलोगे, तब आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे. क्लियर एवरीबडी? एक सवाल और. सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा इज going to organize a one-act play competition in the school auditorium. You have decided to invite noted stage artist Nalini to grace the occasion. Draft a formal invitation for her in about 50 words. You are Karuna/Karan. तो स्पेशली एक बंदे को इन्वाइट करना है तो उसका नाम लिखा जाएगा लेटर में और सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी. ओके तो अब बेटा लेटर नहीं लिखना है, फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड की तरह छापना है अपने को, एक स्पेसिफिक बंदे को. तो मैंने बोला था ना, लाइन में अलग अलग लाइन में अलग अलग चीज़ें आएंगी. देखो, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड टीचर्स ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल टेक्स प्लेजर इन इन्वाइटिंग noted stage artist Miss Nalini to grace the one-act play competition in the school auditorium on Tuesday, 1st April, so and so, from 8:30 AM to 11 AM. RSVP, awaiting a favorable response from your end. यहाँ पर आप RSVP डिटेल्स मेंशन करोगे. समझ रहे हो आप? तो इस प्रकार से मैंने बोला था ना, लाइन बाय लाइन सारी चीज़. तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे कंफर्टेबल फील करोगे. मैं हर तरह का एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट कर रही हूँ. एक और देखते हैं. ऑन 30th November योर स्कूल इज गोइंग टू होल्ड इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे. यू वांट मिस्टर धनराज पिल्लई, ए नोटेड हॉकी प्लेयर, टू गिव अवे द प्राइजेस टू द बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑफ द स्कूल. राइट ए फॉर्मल इन्विटेशन इन अबाउट 50 words रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रेस द ओकेशन. यू आर Karun/Karan, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा. तो सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा से आपको यहाँ पर इनवाइट भेजना है स्पेसिफिकली एक बंदे को जो आके स्पोर्ट्स पर्सन्स को अवार्ड देगा. ठीक है, किसकी तरफ से है? सनराइज ग्लोबल स्कूल. टेक्स प्लेजर इन इनवाइटेड, क्या है ये बंदा? नोटेड हॉकी प्लेयर है मिस्टर धनराज पिल्लई, टू ग्रेस द ओकेजन ऑफ इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे. क्यों? एंड टू गिव अवे प्राइजेस टू आवर बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन. डेट क्या है, वेन्यू क्या है, टाइम क्या है. अवेटिंग फॉर ए फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड. करुणा, योर सेक्रेटरी. ठीक है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है. क्लियर एवरीबडी? तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को आंसर करने होंगे. और अब एक आखिरी, योर फ्रेंड PV Satish has invited you to attend the wedding of his sister Jaya. You find that you have an important paper of pre-board examination on the day of the wedding, thus you cannot attend the event. Write in about 50 words a formal reply to the invitation expressing your regret. You are Punita, और एड्रेस दे दिया. तो अभी आपको बुलाया गया शादी में, डिटेल सारी दे दी है, पर आपको मना करना है. क्या करना है? मना करना है. तो आप लेटर सिंपल सा, आपको डेट लिखनी है, पूरा लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेट लिखनी है. बोलोगे थैंक यू, आपने मुझे बुलाया फॉर द वेडिंग जो जया की है ऑन 23rd. आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू अटेंड एज हैव एन इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ऑन द डे ऑफ द वेडिंग. ऐसा बोल के मना करके, हाँ गुड विशेज जरूर देने हैं. विशिंग द न्यूली वेडेड कपल अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, बेस्ट विशेज पुनीत, और उसके एड्रेस. तो समझ रहे हो आप? तो बेटा इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है. क्वेश्चन को पढ़कर समझ के क्या पूछा जा रहा है ये समझना होगा, क्या पूछा जा रहा है ये समझना होगा, और फिर बात बन जाएगी. क्लियर एवरीबडी? यू नीड टू इम्प्रूव योर स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स. आपके थॉट प्रोसेस को आपको डेवलप करना होगा. जब भी कोई नई चीज़ देखे, जब भी कोई नए टॉपिक देखे, उसके बारे में अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए. बेधड़क अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करना, जो सीख गया वो आगे जाकर इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहाँ सब लोग एक दूसरे को दबाने पर लगे हुए हैं, वो व्यक्ति वहाँ पर पीछे नहीं रहेगा. अपना स्टैंड ले पाएगा, अपने पॉइंट्स प्रेजेंट कर पाएगा, अपने आप को प्रूव कर पाएगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे कहा जाता है ना कि आपका काम बोलता है, रिपोर्ट राइटिंग एक ऐसी क्रिएटिव राइटिंग स्किल है, ये स्किल आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. किसी भी सिचुएशन पर आपको रिपोर्ट बनाकर देनी पड़ सकती है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का. ओके, सो ये क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग, इसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, ना 9th में, ना 10th में, ना 11th में. दिस इज स्पेसिफिकली
दिस टॉपिक स्पेसिफिकली मेड फॉर क्लास 12th। ओके, तो आपके सिलेबस में है ये। तो बेटा जी आपको क्या करवाया जाएगा आज? तो रिपोर्ट राइटिंग के बारे में जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले ये रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है भला? रिपोर्ट राइटिंग एग्जैक्टली होती क्या है हम जानेंगे, और फिर हम जानेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है क्या, है ना, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, कितने मार्क्स का ये आता है, कितने नंबर के लिए कितना कुछ लिखना पड़ेगा, मुझे ये आपको पता होना चाहिए। एंड यस, मार्किंग स्कीम के बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है फॉर्मेट को डिस्कस करना। वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको ध्यान रखना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको ध्यान रखना है वेल राइटिंग ए रिपोर्ट। एक बार रिपोर्ट के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें पता चल जाए, कैसे लिखना है, क्या कुछ कवर करना है, टॉपिक को देखकर अप्रोच कैसे करना है, ये सीखने के बाद फिर वक्त आएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि एग्जाम्पल्स की, या फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कह सकते हो कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो बिना देर करे नेक काम में शुरुआत कर देते हैं बिना देरी के। लेट्स बिगिन द टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग। सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग के बारे में जानने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ये तो पता हो कि पेपर में कितने नंबर का आएगा, मार्किंग स्कीम इसकी क्या है। सो टोटल बेटा जी 2, 3, 4 और 5 मार्क्स का आने वाला है रिपोर्ट राइटिंग। तो इस हिसाब से आपको प्रिपेयर्ड रहना है। फॉर्मेट एक स्पेसिफिक होगा, उस फॉर्मेट को आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। आप जो थॉट्स, आपके जो आइडियाज़ है वो प्रेजेंट करोगे बढ़िया तरीके से, ऑर्गेनाइज कर लिख रहे हो कि नहीं, उसके लिए मार्क्स है 1 मार्क। और सबसे ज़रूरी कंटेंट, जी हाँ, उस टॉपिक के बारे में तुमने कैसे पॉइंट्स को प्रेजेंट किया है, क्या कुछ लिखा है, ये होता है कंटेंट। तो वो कंटेंट, उसके लगेंगे 2 मार्क्स सबसे ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और इस हिसाब से ही लिखें। जब भी आप एक क्रिएटिव राइटिंग, एक अपनी तरफ से एक पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं, उसे ख़त्म करते ही सबसे पहला काम पता है क्या है? लाइन ड्रॉ करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना नहीं है, बल्कि उसे पढ़ना है। जो तुमने दिमाग में सोचा है, क्या तुमने वही प्रेजेंट किया है पेपर पे, क्या तुमने वही लिखा है, ये आपको चेक करना होगा। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, चाहे वो छोटा सा पैराग्राफ हो या फिर 2 पेज का लंबा सा आंसर, जब भी आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो प्लीज़ इस बात का ध्यान दीजिए कि जो आपने लिखा है वो आप पढ़कर देखें, ये जानने के लिए जो तुमने दिमाग में सोचा वही लिखा है कि नहीं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं हो गई, कोई वर्ड तो स्किप नहीं हो गया। पहली बार रीडर पढ़े उससे पहले राइटर पढ़ लेगा तो आधी गलतियां दूर हो जाएंगी। इस इंपॉर्टेंट टिप को हमेशा याद रखिएगा, आपको बहुत दूर लेके जाएगा। तो ये आप फॉलो करोगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। तो इसी टिप के साथ अब आगे बढ़ चलते हैं। मार्किंग स्कीम का पता चल गया है, तो अब रिपोर्ट राइटिंग के बारे में डिटेल में जानते हैं। A report is a written composition, or in the other words we can say it is a prepared talk about a particular subject। मतलब तैयारी कर कर एक सब्जेक्ट के बारे में आप बता रहे हो, एक प्रिपेयर्ड टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो रिटन कॉम्पोजिशन में लिखी होती है चीज़ें एक टॉपिक के बारे में, उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, जो डिटेल्स हैं, जो रीजंस हैं, उस मुद्दे के इर्द गिर्द सारी इंपॉर्टेंट बातें एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वहाँ प्रेजेंट की जाती है। इट इज़ विविड एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन अकाउंट ऑफ समथिंग हर्ड, सीन, डन, स्टडीड एक्सेट्रा। आप देखते हो न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट जो होते हैं, मैं रिपोर्ट बनाकर लाया उस टॉपिक, वो जाता है वहाँ पर देखता है, उसको जो समझ आता है वो अपनी समझ के हिसाब से, अपनी सूझबूझ के हिसाब से रिपोर्ट बनाकर लेकर आ जाता है, फिर वो सबमिट करता है। समझ रहे हो आप? तो रिपोर्ट में क्या होता है, एक पर्सन का रिएक्शन होता है, उसका रिस्पॉन्स होता है एक सिचुएशन की तरफ, कुछ हुआ है उसके बारे में वो लिख रहा है। समझ रहे हो आप? कोई इवेंट पे, कोई जगह पर जाके वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ छानबीन कर कर अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से लिख कर लेके आता है कि क्या क्या हुआ। ओके, so I hope now you understand it is a vivid expression of personal experience on account of something heard, seen, done, studied etc. meant to be published or broadcasted। तो वो ऐसे ही सिर्फ मेरे तेरे लिए नहीं, वो पब्लिश की जाती है, ब्रॉडकास्ट की जाती है। आगे जाकर उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शंस करके उसको ना हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, छापते हैं, प्रिंट करते हैं। तो आप समझे इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है। रिपोर्ट्स बेटा बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे इस कमेटी की ये रिपोर्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर नीट एग्ज़ाम में घोटाला हो जाता है तो कमेटी बैठती है, टेस्टिंग एजेंसी, अगर कोई किसी के भी प्रति कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कमेटी बैठी जाती है, सारे वो अपनी फाइंडिंग्स को नोट करते हैं, जो जो उन्हें पता चला, छानबीन जो करते हैं, एक रिपोर्ट बनाकर सबमिट करते हैं। इस सिचुएशन के हिसाब से आपको जो उस सिचुएशन के बारे में समझ आए, जो भी उसके लूप होल्स हैं, जो भी प्लस पॉइंट्स हैं, हुआ क्या, कैसे हुआ, कब हुआ, उन्होंने देखा हो, सुना हो, स्टडी किया हो, अपना सारा डेटा जो उन्होंने उस टॉपिक के रिलेटेड छानबीन करके पता किया है, रेफरेंसेस के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा, किसी किताब के द्वारा उसको मेंशन करते हुए आप वो सबमिट करते हो।
क्या आप समझे इस बात को? कमेटी रिपोर्ट सबमिट करती है, किसी भी तरह की कमेटी हो सकती है, वो उस सिचुएशन को स्टडी करती है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लाती है, सारी इंपॉर्टेंट बातें रिपोर्ट में मेंशन होती हैं. सो द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द न्यूज़ रिपोर्ट्स वी रीड इन द न्यूज़ पेपर्स एवरी डे. सबसे कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है? न्यूज़ रिपोर्ट्स. आप देख रहे हो न्यूज़ चैनल्स में, देख रहे हो न्यूज़ रिपोर्ट्स प्रेजेंट होती हैं, वो वहाँ गया था, ऐसे ऐसे हुआ, ये किया, वो रिपोर्ट तैयार करके आता है. तो एक व्यक्ति एक सिचुएशन को देखकर अपनी सूझबूझ समझदारी से वहाँ के लोगों के साथ बात कर कर, छानबीन कर कर, वहाँ की सिचुएशन को एनालाइज करके उस इवेंट के बारे में जो जो हुआ आपको प्रेजेंट करेगा. इज इट क्लियर नाउ? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? एग्जैक्टली रिपोर्ट राइटिंग में होता क्या है, एक रिपोर्ट होती क्या, समझ गए हो? कॉमन एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स. ठीक है. यस. नाउ इम्पोर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट टिप्स टू बी फॉलोड वाइल राइटिंग ए रिपोर्ट. किन किन बातों का तुम्हें खास ध्यान देना है रिपोर्ट लिखते वक्त? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात बेटा, दिमाग में फिट कर लो. बी फैक्चुअल. इधर उधर की बातें, अपने मनपसंद की बातें, मनगढ़ंत कहानियां नहीं रचनी है. बी फैक्चुअल. फैक्ट्स के हिसाब से बात होती है, सच सच बात होती है. बी फैक्चुअल and do not add any information on your own that may seem fictitious. तो समझे, फिक्शन कहानी रचनी नहीं है, बोरिंग से है, मैं कुछ इसमें इंटरेस्टिंग सा विलन डालूं, ऐसा नहीं होता. जो है, जो सच है, जो दिखाई दे रहा है, जो फैक्ट है, वही मेंशन होना चाहिए रिपोर्ट में. ये बात सबसे बड़ा रूल है, इसका सबसे पहला रूल है. ठीक है. राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड प्रेफरेबली इन पैसिव वॉइस. तो आपको डायरेक्ट स्पीच में नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है. उसने ऐसे बोला, वो ऐसा हुआ, फिर मुझे ये समझ आया, मुझे लगता है कि ये चीज़ें ऐसी होंगी. सो डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखी जाएगी. इनडायरेक्ट स्पीच में एक्टिव वॉइस में नहीं होगा, पैसिव वॉइस में होगा. समझ रहे हो आप चीज़, ये जो लिखी जाएंगी. ऑलवेज रिमेंबर, राइट इन थर्ड पर्सन फॉर्म एंड अवॉइड यूजिंग प्रोनाउंस लाइक आई, मी और यू. मेरा ये मानना है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं, आई, मी और यू नहीं. थर्ड प्रोनाउन यूज करना है हमेशा. थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे हम कहते हैं, थर्ड पर्सन. ठीक है. वी, दे, वहाँ पे थर्ड पर्सन. शी, हम फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, हम प्रोनाउंस को हम यूज़ नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस यूज़ करेंगे. क्लियर? अवॉइडिंग इम्पोजिंग योर पर्सनल ओपिनियंस एंड डू नॉट मेक एनी कंक्लूजन्स. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग क्या होते हैं ना, जाके अपनी चलाने लगते हैं, वहाँ पर अपना रिलीजियन, कास्ट अपने हिसाब से सोचने लगते हैं. तो आपको अपने आप को परे रखना होता है. आपके फैक्ट्स को चेंज नहीं कर सकते, आपके थॉट्स. ओके. सो आपको बहुत ध्यान देना होगा कि आपको थोपना नहीं है कुछ भी. आपको बस जो दिख रहा है उसकी रिपोर्टिंग करनी है. कुछ लोग अपनी तरफ से ना थोप देते हैं, तो इसीलिए फिर वो रिपोर्ट जेन्युइन नहीं होती, वो छेड़छाड़ हो जाती है उसके साथ. सो छेड़छाड़ हमें नहीं करनी है. रिपोर्ट में सिर्फ जेन्युइन फैक्चुअल चीज़ें ही लिखेंगे हम, और अपने आइडियाज़, अपने विचार थोपेंगे नहीं. और सबसे ज़रूरी बात, जब कुछ समझना है ना कि रिपोर्ट में क्या लिखना है, तो बस कुछ सवालों के जवाब ढूंढ लो. क्या? व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु एंड हाउ. क्यों, क्या, कैसे, कब, किधर, इन सवालों के जवाब लिख दोगे तो रिपोर्ट बन जाएगी. कहाँ की बात है, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कितने वक्त के लिए, ऑल दोज डिटेल्स, बेसिक मुद्दे की बातें, बेसिक WH क्वेश्चंस को आंसर कर जाओगे तो आपकी रिपोर्ट तैयार है. सो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके रिपोर्ट में मिलने चाहिए. ये बात याद रखेंगे हम, इसको भूलना नहीं है. बहुत ज़रूरी बात है बच्चों. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन, अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट की. फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट की काइंड ऑफ आर्टिकल से सिमिलर है. आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग थोड़ी सी सिमिलर है, क्योंकि देखा जाए न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता. बट फिर भी देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले किस मुद्दे पे बात हो रही है, किसने ये रिपोर्ट लिखी है. सो हेडलाइन और बायलाइन एज इट इज़ रहने वाला है. हेडलाइन और बायलाइन एज इट इज़ रहने वाला है, और फिर हम रिपोर्ट लिखना शुरू करेंगे. आर्टिकल में क्या है, हम हमारे व्यूज़ प्रेजेंट कर सकते हैं. रिपोर्ट राइटिंग में क्या है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स प्रेजेंट करेंगे. ये बात सबसे बड़ा डिफरेंस आर्टिकल और रिपोर्ट में. आर्टिकल में तुम ये कह सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में ये ऐसे ऐसे होना चाहिए. बट रिपोर्ट में जो आपको सिचुएशन दी गई है, जो इवेंट दिया गया है, जिस टॉपिक पे आप रिपोर्ट लिख रहे हो, उसके फैक्ट्स आप डिलीवर करोगे, और कब, कहाँ, क्या, कैसे, कब, किधर, ये सवालों के जवाब दोगे. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, इंडियन करी, प्लानट फूड इंडिया. इंडियन करी, बैंगलोर इज अ ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट कम एंटरटेनमेंट सेंटर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. तो आप एक रेस्टोरेंट में गए जिसका नाम है इंडियन करी, और वहाँ पे आपको जो जो मिला आप वो बताओगे, वहाँ का अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, रिपोर्ट लिखोगे उस पर. तो बताओगे कि बैंगलोर में ये स्थित है और उसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं. इट इज़ कहाँ पे, एड्रेस क्या है, इट इज़ लोकेटेड इन इंदिरा नगर, वन ऑफ द पॉश लोकेलिटीज. Okay, offers not just an array of mouth-watering Indian fast food but also complete entertainment for the entire family. तो वहाँ जाने पर आपको टेस्टी खाना भी मिलेगा और मस्त सा एंटरटेनमेंट भी मिलेगा. ओके. तो इस प्रकार से आप इंट्रोड्यूस करोगे, और फिर वहाँ पे और डिटेल में जाओगे, वहाँ पे आपने क्या कुछ खाया, आपको कैसा लगा, क्या क्या हुआ. इट इज़ लोकेटेड इन द एरिया ऑफ 4000 स्क्वायर फीट.
वहाँ पे आपको जो जो नज़र आया उसका एरिया कितना है? इंडियन करी हैज़ अ फूड बाजार, रेस्टोरेंट, प्ले एरिया फॉर चिल्ड्रन एंड अ लाइव बैंड। वहाँ पे क्या क्या है? बच्चों के लिए प्ले एरिया है, गाने बजाने वाले के लिए, बैंड बजाने वाले के लिए एरिया है, ओके, रेस्टोरेंट है। The revolving restaurant has a seating capacity of 180 to accommodate patrons and offers a panoramic view of the city। तो वहाँ के बारे में सारी चीज़ें, वहाँ पे कितने लोग बैठ सकते हैं, सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, वहाँ का व्यू कैसा है। अब समझ रहे हो आप रिपोर्ट राइटिंग किसे कह रहे हैं? वहाँ जाकर जो जो उसने देखा उसके बारे में सब कुछ, वो कितनी जगह में है, कहाँ पर लोकेटेड है, वहाँ पर क्या मिलता है ना। The children's play area boasts of resource of people who keep children engaging fun activities while parents shop। तो पेरेंट्स शॉपिंग कर रहे होते हैं और बच्चे आराम से वहाँ पर प्ले एरिया में खेल रहे होते हैं, तो एक अच्छी सुविधा है ये। Says Mr. Rangarajan, the CEO of the center, Indian Curry has associated itself with social and child-related activities. In the inaugural week, it organized a competition, Millennium Dreamers, a nationwide search for child achievers who have contributed to the community। तो वहाँ जाकर तुमने वहाँ उनके CEO से बात करी, उनके क्या विचार है ये जाना, और आपने बताया कि कैसे फर्स्ट वीक में एक वहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कंपटीशन जिसका नाम था मिलेनियम ड्रीमर्स। ओके, बच्चों के लिए बनाया था इन्होंने। सो बात यह है कि वहाँ की सारी डिटेल, उस जगह के बारे में जो जो आपको समझ आया, जो जो आपने देखा, वो सब कुछ आप प्रेजेंट करो। सिंपल है। आप ये सोचो, आप इंडियन करी रेस्टोरेंट में चले गए, वहाँ पे जो जो आपको दिख रहा है सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। तो ऐसी होती है रिपोर्ट राइटिंग, समझे। एक और एग्जाम्पल देखो, 39 किल्ड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट इन पंजाब। ट्रेन एक्सीडेंट में इतनों की मौत हो गई। ओके, तो किसके द्वारा लिखी गई ये रिपोर्ट है? टाइम्स न्यूज़ सर्विस के द्वारा आई हुई ये रिपोर्ट है, ठीक है। इस पब्लिकेशन हाउस ने ये पब्लिश करी है, नाम ये बताना नहीं चाह रहे। तो हेडलाइन आ गई, बायलाइन आ गई, और अब इंट्रोड्यूस करो वहाँ जाकर आपने क्या देखा, कौन सी जगह पर है, कितने लोग घायल हुए, कितने लोग गुजर गए, वहाँ पे हालात कैसे हैं, किस कारण से ये एक्सीडेंट हुआ। तो सारे सवालों के जवाब आपको मिलने चाहिए। तो देखिए ज़रा, मुकेरियन पंजाब 14 दिसंबर, 39 पीपल वर किल्ड एंड more than 50 इंजर्ड व्हेन द जम्मू तवी एक्सप्रेस बाउंड फॉर अहमदाबाद कोलाइडेड विद a लोकल शटल ट्रेन ट्रैवलिंग बिटवीन जालंधर एंड पठानकोट। तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, कोलिजन हो गया। कौन सी ट्रेन का हुआ हमने बताया। वहाँ पे कितने लोग मर गए? 39 मर गए। द कोलिजन टुक प्लेस आफ्टर द एक्सप्रेस ट्रेन एंड द लोकल DMU ट्रेन केम ऑन द सेम ट्रैक ड्यू टू फेलियर इन द सिग्नलिंग सिस्टम। दोनों ट्रेन बिल्कुल सेम ट्रैक पे आ गई थी, और इसका क्या कारण बताया जा रहा है? सिग्नलिंग सिस्टम का फेलियर। तो क्यों हुआ ऐसा? Residents of Harsa Mansar village, which was the closest to the accident sites, were the first to reach the site and help in rescuing survivors। और सबसे बड़ा वहाँ कौन पहुँचा? इस गांव के लोग पहुँचे, उन्होंने जाके सर्वाइवर्स को पहले बचाया। So the railway minister, describing the incident as a brutal murder, announced an ex gratia payment of rupees 1 lakh each to the next of the kin of the dead and 15,000 to those injured। The railway commissioner has ordered an inquiry into an accident। तो वहाँ की डिटेल बता दी। फिर उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए कोई कुछ कर रहा है? क्या कर रहा है ना, रेलवे मिनिस्टर कर रहा है। सरकार कॉम्पनसेशन दे रही है, किसको कितना दे रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। आई होप अब आपको रिपोर्ट राइटिंग अच्छे से समझ आ गई है बच्चों, किसी तरह की कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप देखोगे उतने ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील करोगे। ज़्यादा कुछ रटना नहीं है यहाँ पर, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना है, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करना है बच्चों, ये बात ध्यान रखें। ओके, जैसे रिपोर्ट अबाउट एन इवेंट, GNPS रजौल गार्डन सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बाय रवि शर्मा। तो रवि शर्मा एक जगह पर गए थे जहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हुआ था, और वहाँ के बारे में बता रहे हैं। सो प्लीज़ याद रखिए आर्टिकल और रिपोर्ट का फ़र्क। आप बोलोगे आर्टिकल में भी हेडलाइन था, बायलाइन था, यहाँ पे भी हेडलाइन है, बायलाइन है, नाम लिख दिया है। फ़र्क क्या है? फ़र्क है बताने के तरीके में। आर्टिकल एक टॉपिक पे होता है और रिपोर्ट एक सिचुएशन पर, एक इवेंट पर, एक घटना पर आधारित होता है, या फिर कोई जगह आप गए हो उसके बारे में, प्लेस को आपको वहाँ बताना होगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव, आप डिस्क्राइब कर रहे हो वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर रवि शर्मा ने देखते वहाँ जाकर क्या देखा। कब की बात है ये? न्यू दिल्ली की बात है, 2 जुलाई की बात है 2000, जो अभी आप ईयर मेंशन करना चाहो। स्टूडेंट्स ऑफ गुरु नानक पब्लिक स्कूल रजौरी गार्डन पार्टिसिपेटेड, तो ये रजौरी गार्डन है दिल्ली का, ओके। रजौरी गार्डन पार्टिसिपेटेड इन अ फंक्शन टू सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5 जून एट विज्ञान भवन। तो 2 जुलाई को ये रिपोर्ट छपी गई, और ये इवेंट कब हुआ था? 5 जून को। इट वॉज ऑल्सो द 30th एनिवर्सरी ऑफ नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो बेटा बात यह है, आपको इन्फॉर्मेशन, आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सो रिपोर्ट राइटिंग को हल्के में ना ले, थोड़ी बेसिक कॉमन सेंस यूज़ होगी, यहाँ पर क्रिएटिविटी यूज़ होगी। वहाँ जाकर आप क्या क्या कोई भी नाम,
कोई भी जाके चेक नहीं करने वाला, आप जो भी नाम चाहो वो यूज कर सकते हो। President of India Pranab Mukherjee was a chief guest. The other guests included Narayan Meena, Minister of State for Environment S. Raghupati, Minister of State, Forests and Wildlife Meena Gupta, Secretary, Ministry of Environment and Forests, and Sudhir Mittal, Joint Secretary, Ministry of Environment and Forests. तो कौन कौन मेन बड़े लोग उस इवेंट में आए हुए थे, उस इवेंट का मेन मुद्दा क्या था, ये हमने लिखा। फिर वहाँ पर क्या हुआ, स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड प्रकृति वंदना सॉन्ग एंड डांस, एन इफेक्टिव स्किट कहाँ गया वो धरती का स्वर्ग was also presented wherein experts from National Museum of Natural History included Dr. Naz Rizvi and school teachers Jyoti Chima and Rajvinder Kaur directed the students। तो किन्होंने वो स्किट तैयार करवाया था, स्किट का क्या नाम था, स्किट का क्या मैसेज था, वहाँ पर जो जो हुआ बता रहे हैं। The song presentation prepared under the able guidance of Bhupinder Kaur, Indrajit Kaur and S. Amritpal Singh forced the audience to introspect। तो जो गाना उन्होंने गाया, उस गाने को सुनकर पूरी ऑडियंस सोचने पर मजबूर हो गई कि हम कर क्या रहे हैं। किन्होंने इसको गाना सिखाया था, उनके नाम मेंशन है। द स्कूल चेयरमैन एस इंदर सिंह एंड वाइस चेयरमैन एस सिंह बत्रा वर ऑल्सो प्रेजेंट। तो जो जो वहाँ पर प्रेजेंट था। द वोट ऑफ थैंक्स वॉज प्रपोज बाय द डायरेक्टर नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री डॉक्टर वेणुगोपाल। तो रिपोर्ट अब समझ रहे हो कैसी होती है, क्लियर एवरीबडी। तो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है उस जगह की, उस इवेंट की। अब जैसे महात्मा गांधी विद्यालय सेलिब्रेट्स ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, किसने लिखा ये, बाय स्टाफ रिपोर्टर। ये रिपोर्ट छपी कब है, मुंबई 25 अगस्त। तो महात्मा गांधी विद्यालय दादर मुंबई launched a very big tree plantation program. The main motto was to make aware that the children and the people of the city about the importance of trees। क्यों किया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में बताने के लिए, लोगों को रियलाइज कराने के लिए। द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स सेलेक्टेड द एम्प्टी प्लेसेस एंड द रोड साइड्स टू प्लांट सैपलिंग्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे। The saplings were supplied by the local municipal corporation in order to restore the eco balance of the area. An afforestation drive was taken with all seriousness। तो एक afforestation drive की गई, सब लोग बहुत सीरियसली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बात यह है कि यहाँ रटना कुछ नहीं है, अपना दिमाग लगा के वहाँ पर क्या हुआ होगा सोच के अपने सेंटेंसेस फॉर्म करके लिखना है। इज इट क्लियर। तो इसे ही कहते हैं बेटा जी रिपोर्ट राइटिंग, इसे ही कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो वहाँ पर किन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत ही एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया, बहुत हमें मज़ा आया। किसने वहाँ पर क्या प्रिपेयर किया था, लोकल पीपल ने कैसे पार्टिसिपेट किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कौन आया था, हेडमास्टर ऑफ द स्कूल ने क्या किया, जो जो वहाँ पर हुआ था आप अपने ओन वर्ड्स में लिखते चले जाएंगे। ये आपको सैम्पल प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, रिपोर्ट चीज़ ऐसी है। अब आप बोलोगे मैम थोड़ा डर सा लग रहा है, ये सब हम कैसे लिख पाएंगे, डरने की क्या बात जब पूजा मैम है आपके साथ। मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊं, जितने मुश्किल आप सोच रहे हो रिपोर्ट राइटिंग होती है उतनी है नहीं। देखिए ज़रा ये सवाल, रिपोर्ट राइटिंग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये देखिए PYQ है। योर स्वीटी स्लैश सुरेश ऑफ LM जैन स्कूल अजमेर, एज सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल को करिकुलर एक्टिविटीज क्लब यू विजिटेड स्लम एरिया इन योर सिटी वेयर द पीपल सफर्ड अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन अ मैसिव फायर। तो एक बच्चा है स्कूल का, वो स्लम एरिया में गया, वहाँ पर वो उसने देखा कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया है, आग लग गई थी, तो बड़ा नुकसान हो गया वहाँ पे। So the students of your school rendered their services and material and help to the victims. Write a report in 100 to 125 words for your school magazine। आप लोगों ने स्कूल की तरफ से कुछ बच्चों ने जाकर उनकी मदद की, उनको प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करी, उनको कुछ सर्विसेज दी। अब ये आपने कर दिया, अब इस बात की सूचना आपको सबको देनी है अपनी मैगजीन में, स्कूल की मैगजीन में रिपोर्ट बनानी। तो वहाँ पर क्या कुछ हुआ, किसने ऑर्गेनाइज किया, उन्हें क्या तकलीफ थी, कैसे वो तकलीफ हुई, ये सारी बातें। तो बात क्या है, स्टूडेंट सर्विस टू विक्टिम्स ऑफ फायर, लिखा किसने, स्वीटी। कौन से स्कूल, LM जैन स्कूल। अब रिपोर्ट कब छप रही है, 14 फरवरी को। और अब 14 फरवरी को जो रिपोर्ट छपी उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। देखो क्या, ए मेजर स्लम एरिया इन विलासनगर वाज गटेड बाय ए मैसिव फायर इन 10 फरवरी 2000। सो 10 फरवरी को वहाँ पर आग लग गई। कब आग लग गई, 10 फरवरी को। द फायर हुज एग्जैक्ट कॉज इज स्टिल नॉट वेरी क्लियर, कारण क्या था अभी तक क्लियर नहीं है। इट कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हम कहते हैं ना जल और माल का नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा जान और माल का नुकसान हुआ है। सो एक्सटेंसिव लॉस, बहुत डैमेज कर गए। 10% लॉस देयर लाइव्स, कितने लोग गुजर गए, 10। मैनी वर इंजर्ड एंड अबाउट 200 पीपल वर रेंडर्ड होमलेस, 200 लोग बेघर हो गए।
इतने लोग गुजर गए, इतनों को चोट लग गई। आवर स्कूल जॉइंड एंड रिलीफ टू द विक्टिम, तो उन्होंने सब ने हाथ जोड़े, हाथ में हाथ मिलाकर हेल्प करने की कोशिश की इन विक्टिम्स को। द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल गॉट टुगेदर एंड कलेक्टेड फूड पैकेट्स, ओल्ड क्लोथ्स, मेडिसिन, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। तो जो भी सामान वो दान करना चाहे, देना चाहे, वो कपड़े हों, किताबें हों, खाने पीने की चीज़ें हों, पुराने बर्तन हो, सब इन्होंने कलेक्ट किए। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दीज होमलेस एंड हेल्पलेस पीपल, तो इन जरूरतमंद लोगों को इन्होंने सबने इकट्ठा करके सामान बांटा। 10 students and 3 teachers personally visited the slum area to ensure proper and fair distribution of the items that had been collected and thus provided some relief to these unfortunate people in their time of crisis and misery. तो बात यह है, ऐसा नहीं कि हमने सामान वहाँ भिजवा दिया, हमारे स्कूल से 10 बच्चे गए, 3 टीचर्स गए, अपनी आंखों के सामने उन्होंने देखा कि सबको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कि नहीं। देखो सिंपल है, मुश्किल लगा क्या आपको? आसान है। एक और सवाल देखो, Your state government has banned the use of plastic bags. You are Amarjeet, a reporter of the National Herald. Write a report in 100 to 125 words on how the ban is being ignored and what damage the indiscriminate use of plastic bags is causing to the environment. कितना कॉमन टॉपिक है, कितना कॉमन टॉपिक है। अगर आपको याद हो, प्लास्टिक को बैन किया गया है पर अभी भी पूरी तरीके से बैन हुआ नहीं है। वो तो बैन नहीं हुआ है तो नुकसान कर रहा है, तो क्या नुकसान कर रहा है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है। आप अमरजीत हो, नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर में आपको रिपोर्ट लिखनी है इस बारे में। तो एनवायरनमेंट अनफ्रेंडली पॉली बैग्स, तो आपने हेडिंग चुनी बढ़िया सी, कौन हो आप बताओगे, कौन से न्यूज़पेपर के लिए काम करते हो ये बताओगे, रिपोर्ट कब आ रही है और फिर डिटेल्स बताना शुरू कर दो। In the year 2002, the government had banned the production and use of plastic bags in our country. सरकार ने कब बैन किया था? 2002 में। But unfortunately, these are now being widely used again everywhere. बैन करे इतना वक्त हो गया पर अभी भी जोरों शोरों से हर तरफ everywhere they are being used. So not only are we using a huge number of poly bags daily, but we are also discarding them in our drains, uncaring about the fact that they will block the flow of rainwater. हम यूज़ तो कर ही रहे हैं और हर रोज़ इतना कचरा बरामद कर रहे हैं, रेन वाटर में वो फिर दिक्कत ही करेगा। Polybags are also a threat to our environment. They cause pollution, kill wildlife, and are responsible for using up the natural resources of the earth. They are one of the main factors that litter the landscape. If burned, they will infuse the surroundings air with toxic fumes. हम सभी जानते हैं प्लास्टिक को जलाने से क्या होगा, बहुत टॉक्सिक फ्यूम्स निकलेंगी, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। तो ये कॉमन टॉपिक है, क्लास 6th में सीख रखा है तुमने इसके बारे में। तो ऐसे टॉपिक्स पे आपको रिपोर्ट लिखनी होगी, बेसिक थोड़ा सा कॉमन सेंस और क्रिएटिविटी लगाकर। आई होप अब आप क्रिएटिव राइटिंग क्या है, रिपोर्ट राइटिंग क्या है समझ रहे हैं। मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई परेशानी होनी चाहिए। सो पूरी प्रॉब्लम को आप एक्सप्लेन करोगे कि कैसे प्लास्टिक बैग्स की वजह से मतलब दिक्कतें हो रही है, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। The decomposition of plastic takes around 1000 years. So with the plastic rubbish produced each day, it is likely that this problem will never be solved. तो जिस हिसाब से हम चल रहे हैं प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व नहीं होने वाला, 1000 साल लग जाते हैं उसको खत्म होने में। So while the government works out the ways to lessen the impact of polybags, सरकार अपनी तरफ से भी मेहनत कर रही है और हमें भी करनी पड़ेगी कोशिश। Each one of us too should shoulder some responsibility for this problem that ultimately harms us all. ये प्रॉब्लम हम सबको हार्म करेगी ना, तो हम सबको इसके लिए कुछ करना चाहिए ना। तो अपना बढ़िया तरीके से इस पॉइंट को प्रेजेंट किया। इस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग की जाती है। देखो कितने कॉमन सिंपल टॉपिक्स आते हैं। देखो, योर पूर्वा / पार्था, cultural secretary of your school, DB Senior Secondary School, Ambur, a week-long music, dance and festival was organized by your school. Write a report in 100 to 125 words for your school magazine. Invent the details. यही करना आपको, सवाल में खुद दिमाग लगाना है। स्कूल में फेस्ट था यार, तो वहाँ क्या क्या होगा, सब लोग डांस करेंगे, बढ़िया खाने पीने को मिलेगा, टीचर्स एंजॉय करेंगे, बच्चे फन करेंगे। तो जो बेसिक कॉमन चीज़ें होती हैं सोचो और लिखो। अपना नाम यहाँ पर मेंशन कर देना, यहाँ पर जो पूर्वा या पार्था, तो कहाँ म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल था, पूर्वा कल्चरल सेक्रेटरी है, कौन से स्कूल का है, पूरी डिटेल्स हमने लिख दी। ये रिपोर्ट कब आ रही है? 26 अगस्त को हमारे स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था एक वीक लॉन्ग म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल। कब था? 18 अगस्त को शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ? 26 अगस्त को। खत्म होने के बाद इसने रिपोर्ट लिखी, इन विच 15 स्कूल्स ऑफ आवर टाउन पार्टिसिपेट। किस किसने पार्टिसिपेट किया? 15 स्कूल्स ने किया। इट वाज अ ग्रेट म्यूजिक एंड डांस एक्सट्रावेगेंजा विच सॉ अ वाइड वैरायटी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड फोकलोर एंड वेस्टर्न म्यूजिक एंड डांस फॉर्म्स। तो आप बता सकते हो कैसे अलग अलग डांस फॉर्म्स पे डांस किया गया, बढ़िया गाने गाए गए, लोकगीत गाए गए, फोकलोर। During this week-long festival, many competitions and programs were organized in our school. बहुत सारे competitions conduct किए गए, है ना? And these were graced by illustrations, musicians, and reputed dancers.
On the concluding day of the festival, a 2-hour-long program displaying a unique fusion of classical and western dance and music was put up. This was a treat and delight for all the music and dance lovers and was also the highlight of our festival. तो आखिरी दिन पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हुई 2 घंटे की, वो हाईलाइट थी उस फेस्टिवल की. Right? Seeing the huge success of this fiesta, our principal assured us that attempts would be made to organize it on a regular basis. तो बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल इवेंट रहा. तो हमारे प्रिंसिपल ने कहा बहुत मज़ा आया सभी को, तो हम ऐसे कंडक्ट करते रहेंगे रेगुलर बेसिस. सिंपल है, खुद सोचना है. ये मैंने आइडिया के तौर पे आपको प्रेजेंट किया कि ऐसे आप सोच सकते हो. ये सैम्पल्स आपकी बड़ी मदद कर. सो स्टूडेंट्स, टेक एन अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस बुक. अगर अभी तक आपने नहीं खरीदी है तो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है. 30 सैम्पल पेपर्स सभी सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे. तो प्लीज़ ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी एंड सी टू इट दैट कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए. इट कॉस्ट ओनली 405 रुपीज़. सो अगर आप इंटरेस्टेड है बच्चों तो प्लीज़ इस बुक को ले लीजिएगा. ठीक है. सो आज का सेशन हमने बेहतरीन तरीके से फिनिश कर लिया. हमने राइटिंग सेक्शन के 3 टॉपिक्स कवर किए. पहले हमने नोटिस राइटिंग को देखा, फिर हमने देखा एक फॉर्मल इन्विटेशन कैसा होता है, इनफॉर्मल इन्विटेशन कैसा होता है. देन वी मूव्ड ऑन टू अ वेरी लेंथी टॉपिक बट येट वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यस, आज के सेशन के बाद आपके लिए वो आसान भी हो गया होगा, और वो टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग. इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से फिनिश करने के बाद मेरी आप सभी को एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है बच्चों, और वो ये, प्रैक्टिस. जब भी डर लगे, सहम जाओ, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, सैम्पल पढ़ो, कुछ टॉपिक्स पढ़कर देखो, है ना, कुछ क्वेश्चंस जो सॉल्व है उन्हें देखो, और फिर खुद से लिखने की कोशिश करो. एंड यस माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ पढ़ने के नंबर नहीं मिलते, लिखने के नंबर मिलते हैं. आप अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को पेपर पर रख पा रहे हो कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा. तो एग्जाम से पहले जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस कीजिए इन टॉपिक्स पर. जितने ज़्यादा टॉपिक्स आप देख कर जाओगे, उनके बारे में आपको आइडिया होगा, उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील करवाओगे एग्जाम वाले दिन. तो इसके लिए, ताकि आप कंफर्टेबल फील करो, कॉन्फिडेंट फील करो, आपको ये अपने अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि येस आई कैन डू इट, आई कैन प्रेजेंट माई थॉट्स इन ब्यूटिफुल वर्ड्स, आई विल यूज गुड वोकैबुलरी, और टॉपिक देखकर मैं घबराऊंगा नहीं. ऐसा आपके दिमाग में तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें. सो प्लीज सी टू इट दैट यू हैव सफिशिएंट प्रैक्टिस बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन. Now we'll see you in the next class. Till then, take care everybody, and don't forget to follow my advice. Bye bye.